इशू वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई जा सकता है और इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विशेष रूप से यांगचेंग जैसे छोटे शहर में मूल रूप से कई क्यूई हाई दायरे क्रिस्टल कोर नहीं है जो बिक्री के लिए फार्मेसी में आएंगे, भले ही उनकी फार्मेसी यांगचेंग में सबसे बड़ी हो। इसलिए लिनफेंग, जो शायद ही कभी क्रिस्टल कोर बेचते हैं, प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया गया था। मैनेजर 30 साल की एक खूबसूरत महिला है जो आकर्षण से भरपूर है। जब लिनफेंग ने सभी क्रिस्टल कोर निकाल लिए तो प्रबंधक ने समय समय पर लिनफेंग को लुभाया। प्रबंधक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था और लिनफेंग क्यूई हाई क्षेत्र के क्रिस्टल कोर को बाहर निकाल सकता था। भले ही उसकी ताकत क्यूई हाई क्षेत्र में नहीं थी, वह क्यूई हाई ताकतवर की दूसरी पीढ़ी होनी चाहिए। सामान्य लोगों का सपना होता था कि उन्हें एक मजबूत व्यक्ति, यहाँ तक कि एक प्रेमी साथी मिले, लेकिन लिनफेंग को वास्तव में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिनफेंग के लिए औषधि वास्तव में बेकार थी और इसका प्रभाव एक बार मरने जितना अच्छा नहीं था। मैनेजर और सेल्समैन द्वारा भरे गए छोटे नोट को फेंककर लिनफेंग फार्मेसी से बाहर चले गए। अध्याय 20 बोहेनिया पर्वत। फार्मेसी छोड़कर लिनफेंग हथियार की दुकान में आए। क्रिस्टल कोर बेचकर लिनफेंग को 300,000 क्रेडिट भी मिले जो कुछ चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त थे। हथियार की दुकान में प्रवेश करते हुए लिनफेंग ने पाया कि हथियार की दुकान में न केवल ठंडे हथियार थे बल्कि बिक्री के लिए गर्म हथियार भी थे। तकनीकी युग में गर्म हथियार नियंत्रित वस्तुएं हैं, लेकिन योद्धा युग में केवल वे लोग जो शरीर शोधन के छठे स्तर तक पहुंच चुके हैं, उन्हें मूल रूप से साधारण आग्नेयास्त्रों से चोट नहीं पहुंचेगी। शेल्फ पर क्रिस्टल कोर बम देखने के बाद लिनफेंग अब अपनी आंखें नहीं हटा सका। अन्य लोगों के लिए क्रिस्टल कोर बम खदाने हो सकते हैं। आखिरकार योद्धाओं की गति के साथ क्रिस्टल कोर बमों के लिए लोगों को उड़ाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा वे जाल गाड़ सकते हैं और अजीब जानवरों को मार सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल कोर बम महंगे हैं और अजीब जानवरों को मारना नुकसान के लायक नहीं है। और क्रिस्टल कोर बम लिनफेंग के लिए बहुत उपयोगी हैं। सबसे सरल है मानव बम। ये सोचकर कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसके मानव बम से मारा गया, लिनफेंग मुस्कुराया। केवल एक चीज जो थोड़ी अप्रत्याशित थी वह ये थी कि क्रिस्टल कोर बम बहुत थका देने वाला था। एक क्रिस्टल कोर बम की कीमत 100,000 क्रेडिट पॉइंट होती है, इसलिए लिनफेंग ने अपने दांत पीस लिए और 3 क्रिस्टल कोर बम खरीदे। पैनिक बम खरीदने के बाद लिनफेंग के पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उन्होंने हथियार की दुकान छोड़ दी। जब वह बाहर गया तो लिनफेंग ने बम को स्टोरेज रिंग में डाल दिया। लिनफेंग से ज्यादा दूर नहीं, 2 लोगों ने लिनफेंग को बम को स्टोरेज रिंग में डालते हुए देखा। एक गौ, तुम जाओ और इस मोटी भीड़ पर नजर रखो, एक व्यक्ति ने कहा। इसके बाद वह आदमी एक गली की ओर भाग गया। बॉस, हमें एक मोटी भीड़ मिली, वह आदमी उत्साह से चिल्लाया। सचमुच? स्थिति क्या है? लाओ हुआन, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। बॉस को भी दिलचस्पी थी। बॉस, हमने हथियार की दुकान के दरवाजे पर एक किशोर की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति को देखा। उसके पास वास्तव में एक जगह थी, वह एक मोटी भीड़ होगी। बॉस, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मोटे हो जाएंगे। लाओ हुआन का स्वर बहुत उत्साहित था। लाओ हुआन, शाबाश, हम अब चलेंगे। जब बॉस ने स्पेस रिंग शब्द सुना तो वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। एक स्पेस रिंग, यहाँ तक कि सबसे छोटी स्पेस रिंग का मूल्य कम से कम 500,000 क्रेडिट पॉइंट है। बॉस, युवक ने स्पेस रिंग पहनी हुई है, मुझे डर है कि उसकी पहचान आसान नहीं है। गिरोह में तीसरा थोड़ा चिंतित था। आप किस बात से डरते हैं? यांगचेंग में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हम ब्लैक विंड बैंडिट अपमानित नहीं कर सकते। बॉस उदासीन दिखे। बॉस की बात खत्म होने के बाद उसने अपना फोन निकाला और एयरगो को कॉल किया। लिनफेंग के स्थान की पुष्टि करने के बाद वह जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। इस समय लिनफेंग यांगचेंग को छोड़कर जंगल क्षेत्र में आ गए थे। 1 घंटे तक जंगल में दौड़ने के बाद लिनफेंग तेजी से अपने लक्ष्य जिजिंग पर्वत की ओर बढ़ गया। जिजिंग पर्वत यांगचेंग के पास सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला हजारों किलोमीटर लंबी है और इसमें बड़ी संख्या में विदेशी जानवर हैं। वैसे किताबें पढ़ने और सुनने के लिए मौजूदा समय में सबसे अच्छा ऐप नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अधिकांश लोग जिजिंग पर्वत की गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा वे बाहरी क्षेत्र में चले जाएंगे क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। मैंने सुना है कि गंगती काल में भीतरी घेरे में विदेशी जानवर रहते हैं, लेकिन लिनफेंग मौत से नहीं डरता और वह पूरे रास्ते लापरवाही से आगे बढ़ता रहता है। लिनफेंग से ज्यादा पीछे नहीं। बॉस ने उस दिशा में देखा जहां लिनफेंग बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिजिंग पर्वत ब्लैक विंड बैंडिट्स का बेस कैंप था। जब तक लिनफेंग जिंगिंग पर्वत पर पहुंच जाता है, बॉस और उसके आदमी चिंता नहीं करेंगे, चाहे लिनफेंग की पहचान कितनी भी कीमती क्यों न हो, क्योंकि ब्लैक विंड बैंडिट्स का नेता 5वें स्तर का क्यूई हाई योद्धा है और यांगचेंग में उसे पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। जब ये बच्चा जिजिंग पर्वत में प्रवेश करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ये देखकर कि लिनफेंग जिजिंग पर्वत के और करीब आ रहा था, बॉस और उसके लोग छुपे नहीं और सीधे लिनफेंग के पास पहुंचे। अध्याय 21 ब्लैक विंड बैंडिट्स। 10 मिनट से अधिक समय के बाद लिनफेंग अंततः बावहिनिया पर्वत पर पहुंचे। राजसी बावहिनिया पर्वत को देखकर लिनफेंग उत्साहित थे। अरे दोस्तों, मैं यहाँ आया हूँ। लड़का, रुको। जैसे ही लिनफेंग बावहिनिया पर्वत में प्रवेश करने ही वाले थे, पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आई। 5 ब्लैक विंड बैंडिट तुरंत लिनफेंग के पास पहुंचे। लिनफेंग ने अपना सिर घुमाया और अलग अलग पहचान वाले 5 लोगों को देखा और बहुत खुश हुए। लिनफेंग ने देखा कि ये 5 लोग उसके साथ परेशानी की तलाश में थे। लिनफेंग ने सोचा कि आज सचमुच उसका भाग्यशाली दिन था। पहाड़ों में प्रवेश करने से पहले अभी भी ऐसे लोग थे जो खुद को उसके दरवाजे तक पहुंचा सकते थे। इतना खराब भी नहीं। लिनफेंग ने अपनी भुजाएं मोड़ ली और 5 ब्लैक विंड डाकुओं का इंतजार करने लगा। मूल रूप से लाओ हुआन और अन्य लोग चिंतित थे कि लिनफेंग भाग जाएगा और वे उसका पीछा करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लिनफेंग गतिहीन थे और उनका इंतजार कर रहे थे, तो बॉस को अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। चारों ओर देखने पर उसे कोई अन्य बलवान व्यक्ति नहीं मिला और लिनफेंग इतने युवा दिखते थे। बॉस ने नहीं सोचा था कि लिनफेंग खुद से ज्यादा ताकतवर योद्धा थे। क्यूई हाई के दूसरे स्तर की खेती के साथ बॉस ब्लैक विंड बैंडिट्स का दूसरा कमांड है। ये सोचकर बॉस ने भी चिंता करने का विचार त्याग दिया और पूरी गति से लिनफेंग की ओर दौड़ पड़े। लड़के, अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो, हम तुम्हें पूरा शरीर छोड़ देंगे। बॉस के बोलने से पहले लाओ हुआन ने हंसते हुए कहा। लाओ हुआन की राय में लिनफेंग जैसा छोटा बच्चा निश्चित रूप से उनसे डरने के बाद भंडारण की अंगूठी को आज्ञाकारी रूप से सौंप देगा। क्या आप लूटने जा रहे हैं और आप लोगों को चुप कराने के लिए उन्हें मारना भी चाहते हैं? लिनफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी तनाव के। लड़के, बस भंडारण की अंगूठी सौंप दो, क्या बकवास है।
एर्गो ने थोड़ा अधीरता से अपना हाथ बढ़ाया, लिनफेंग के हाथ की ओर पहुंचते हुए लिनफेंग की अंगूठी को जबरन लेने की कोशिश की। स्विश, लिनफेंग ने एर्गो की ओर देखा जिसने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक बाहर निकल गया। एर्गो की छाती पर जोर से लात मारी। बैंग, एर्गो को लिनफेंग ने लात मारी, वह जमीन पर लेट गया और कुछ बार हिल गया और फिर हिलना बंद कर दिया। 800 ऊर्जा अंक प्राप्त करने पर बधाई। लिनफेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने शारीरिक प्रशिक्षण के 8वें स्तर पर बाहर आकर लोगों को लूटने का साहस किया। वह मौत की तलाश में था। ओल्ड हुआंग लिनफेंग की क्रूरता से स्तब्ध था और फिर वह क्रोधित हो गया। इस छोटे बच्चे ने वास्तव में वापस लड़ने का साहस किया। बॉस को भी झटका लगा, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गए। जब लिनफेंग ने हमला किया तो युवानली में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। वह सिर्फ एक शारीरिक प्रशिक्षण योद्धा था। हालांकि लिनफेंग ने पहले उनमें से एक को मार डाला, बॉस को चिंता नहीं हुई। लड़के, चूंकि तुम मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इस बच्चे को बर्बाद करो, बस इसे सीधे करो। बॉस ने एक आदेश दिया और 4 योद्धाओं ने लिनफेंग को घेर लिया। एयूरो, वैसे वर्तमान में किताबें पढ़ने और सुनने के लिए सबसे अच्छा ऐप, नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। एयूरो। इस समय लिनफेंग ने एक चाल चली और तुरंत एक गैंगस्टर के पीछे आ गया। एक मुक्का मारा गया और गैंगस्टर का शरीर सीधे फट गया, जिससे टूटे हुए शवों का ढेर लग गया। एक मुक्के ने एक व्यक्ति की जान ले ली। लिनफेंग नहीं रुका, उसका शरीर फिर से हिल गया और एक अन्य योद्धा लिनफेंग की मूर्ति के नीचे मर गया। बॉस को अपनी आंखों के सामने एक चमक सी महसूस हुई और उसके दोनों भाइयों की उसके सामने ही मौत हो गई। और लाओ हुआंग इतना डरा हुआ था कि उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। इस समय वे जानते थे कि यह कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं, बल्कि भेड़िए के भेष में भीड़ थी। बॉस ने लाओ हुआंग को घृणा की दृष्टि से देखा। यदि ये लाओ हुआंग के लिए नहीं होता तो वे इतने भयानक दुश्मन को कैसे उकसा सकते थे। 5 लोग लिनफेंग को घेरने और मारने आए और अब केवल बॉस और लाओ हुआंग ही बचे थे। तुम मुझे नहीं मार सकते, हम ब्लैकविंड डाकू हैं। यदि तुम मुझे मारोगे तो हमारे नेता तुम्हें जाने नहीं देंगे। बॉस भयभीत चेहरे से चिल्लाया। बॉस ने लिनफेंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह केवल ब्लैकविंड बैंडिट्स का नाम उठा सकता था। ब्लैकविंड बैंडिट्स को सुनकर लिनफेंग ने हमला जारी रखने की कार्रवाई रोक दी। अध्याय 22 ब्लैकविंड बैंडिट बेस। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ब्लैकविंड बैंडिट्स लिनफेंग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए वे रुक गए, बल्कि इसलिए क्योंकि लिनफेंग को अचानक ब्लैकविंड बैंडिट्स में दिलचस्पी हो गई थी। यहाँ तक कि लिनफेंग ने भी ब्लैकविंड बैंडिट्स के बारे में सुना था। यह अफवाह थी कि जिजिंग पर्वत में एक ब्लैकविंड बैंडिट था और नेता क्यूई हाई के 4थे स्तर का एक मजबूत आदमी था। क्योंकि ब्लैकविंड बैंडिट्स कमजोरों को मारने में माहिर थे और मजबूत लोगों को भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे, ब्लैकविंड बैंडिट्स इतने सालों से जिजिंग पर्वत में अच्छी तरह से रह रहे थे। लिनफेंग के लिए अजीब जानवरों को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन अजीब जानवरों को ढूंढना थका देने वाला था, इसलिए ऊर्जा अंक प्राप्त करने की गति अपेक्षाकृत धीमी थी। अब लिनफेंग के सामने ऊर्जा अंक प्राप्त करने का एक अच्छा माध्यम था और लिनफेंग इसे चूकने वाले नहीं थे। ब्लैकविंड डाकू सभी निर्दयी और क्रूर थे और लिनफेंग उन सभी को मार डालने पर भी दोषी महसूस नहीं करेंगे। ऐसे दुष्ट तत्वों को मारकर न केवल ऊर्जा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, बल्कि प्रसिद्धि के लिए नुकसान को भी खत्म किया जा सकता है, तो ऐसा क्यों न किया जाए। लिनफेंग को मौके पर स्तब्ध देखकर बॉस ने सोचा कि लिनफेंग डर गया है और उसका दिमाग अचानक सक्रिय हो गया। जब तक आप मुझे जाने देते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि हम ब्लैकविंड बैंडिट्स आपको कभी कोई परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। बॉस के स्वर में अहंकार का भाव झलकने लगा। लाओ हुआंग ने भी बार बार सिर हिलाया। वह तो बस अब जीना चाहता था। जब लिनफेंग ने बॉस की बात सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए। अब तुम सिर्फ मेरे कैदी हो और तुम इतना अहंकारी होने का साहस कर रहे हो। बूम! लिनफेंग ने अचानक बॉस के पेट में मुक्का मारा और सीधे बॉस को उड़ा दिया। बॉस ने अपना पेट धन लिया और चेहरे पर दर्दनाक भाव के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर गहराई से नीचे झुक गया और उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। चूंकि आप ब्लैकविंड बैंडिट्स हैं, जो कोई भी मुझे ब्लैकविंड बैंडिट्स के अड्डे पर ले जाएगा वह जीवित रह सकता है, लेकिन केवल एक ही जीवित रह सकता है। लिनफेंग के शब्दों ने लाओ हुआंग और बॉस को स्तब्ध कर दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने सुना कि कोई ब्लैकविंड बैंडिट्स के अड्डे पर जा रहा था। आश्चर्यचकित होने के बाद बॉस खुश हो गया। जब तक लिनफेंग ब्लैकविंड बैंडिट्स के अड्डे पर गया, वह लिनफेंग से कामना करता रहा कि वह न तो जीवित रह सके और न ही मर सके। ईमानदारी से कहूं तो मैं हाल ही में अपडेट का पालन करने, स्रोतों को बदलने और कई आवाजों के साथ जोर से पढ़ने के लिए रीडिंग बुक्स का उपयोग कर रहा हूं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों उपलब्ध हैं। एयूरो, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। बॉस के बोलने से पहले लाओ हुआंग ने बात की। लाओ हुआंग, आप। बॉस ने अपनी आंखें चौड़ी की और लाओ हुआंग को घूर कर देखा। चूंकि किसी ने रास्ता दिखाया, चाहे वह कोई भी हो, लिनफेंग को कोई परवाह नहीं थी, जब तक कि वह खुद ऊर्जा बिंदुओं को इकट्ठा करने में लग गया। बूम! लिनफेंग ने बॉस के सिर पर कदम रखा और बॉस का दिमाग सीधे फट गया। और बॉस को लिनफेंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की अपनी इच्छा का एहसास होने से पहले अनिच्छा से मृत्यु हो गई। ईमानदारी से रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यह महसूस कराऊंगा कि मृत्यु एक विलासिता है। लिनफेंग ने कहा। लाओ हुआंग एक ईमानदार व्यक्ति की तरह दिखे और लिनफेंग को बावहिनिया पर्वत की गहराई तक ले जाने लगे। हालांकि लाओ हुआंग बहुत ईमानदार दिखते थे, लिनफेंग को पता था कि सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था और हो सकता है कि कोई खतरा उनका इंतजार कर रहा हो। लेकिन लिनफेंग को कोई परवाह नहीं थी। यदि वह लड़ नहीं सका तो वह बस एक बार मर जाएगा। बड़ी बात क्या है, यदि लाओ हुआंग अच्छा व्यवहार करता तो शायद लिनफेंग लाओ हुआंग को जीवित रखता। यदि लाओ हुआंग ईमानदार नहीं होता, तो वह एक ऊर्जा बिंदु बन जाता। जैसे जैसे वे जिजिंग पर्वत की गहराई में जाते गए, आसपास का वातावरण और अधिक जटिल होता गया। लिनफेंग को भी आह भरनी पड़ी कि यह ब्लैकविंड बैंडिट अभी भी थोड़ा मुश्किल था। बिना किसी मार्गदर्शक के इसे खोजना बहुत कठिन था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी अच्छी तरह जीवित रहने में सक्षम थे। अंत में लाओ हुआंग लिनफेंग को एक पहाड़ी दीवार पर ले आए। कुछ देर टटोलने के बाद लाओ हुआंग ने एक बेल को अलग किया और लिनफेंग के सामने एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही गुफा दिखाई दी, लाओ हुआंग अंदर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। जब लिनफेंग ने लाओ हुआंग को अंदर जाते देखा तो उसने उसकी ओर देखा भी नहीं और गुफा के प्रवेश द्वार पर चला गया। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, लिनफेंग के सिर के ऊपर से अचानक एक सीटी जैसी हवा आई। जब लिनफेंग ने अपना सिर उठाया तो एक बड़ा पत्थर सीधे लिनफेंग के सिर पर लगा। अध्याय 23 आधार नरसंहार। लानत है, लिनफेंग के पास केवल शाप देने का समय था, इससे पहले कि वह चट्टान से कुचल गया। बूम! जमीन कांप उठी। पत्थर से कुचलकर लिनफेंग की मौत के बाद लाओ हुआंग ने कोने से अपना सिर बाहर निकाला।
एक बटन दबाने के बाद पत्थर ऊपर उठ गया। लिन फैंग को देखकर, जो मांस के पेस्ट में बदल गया था, लाओ हुआन हंसे। हा हा हा, तुम मुझे मारना चाहते हो? अभी तक तुम्हारे सारे बाल भी नहीं बढ़े हैं और तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? मर जाओ, हा हा हा। आपदा से बचने के उत्साह ने लाओ हुआन को इतनी जोर से हंसाया कि वह रुक नहीं सके और उनके आंसू निकल पड़े। तुम बहुत खुशी से हंस रहे हो, इसे मेरे साथ साझा करो। लिन फैंग ने पुनरुत्थान के बाद मुस्कुराते हुए कहा। लाओ हुआन, जो बेतहाशा हंस रहा था, उसके कान में आवाज सुनकर डर के मारे उछल पड़ा। जब उसने लिन फैंग को देखा जो सुरक्षित था, तो लाओ हुआन की आंखें डर से भर गईं और उसने हकलाते हुए कहा, तुम इंसान हो या भूत? लाओ हुआन के हिलते पैरों को देखकर लिन फैंग मुस्कुराए और बोले, डरो मत, बेशक मैं एक इंसान हूं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी परछाई को देखो। बूम बूम बूम। बूढ़ा हुआन अचानक घुटनों के बल बैठ गया और लिन फैंग से गिड़गिड़ाते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें हमारे मालिक को खोजने के लिए ले जाऊंगा। ब्लैक विंड बैंडिट्स में हमारे पास कई खजाने हैं, मैं तुम्हें उन्हें खोजने के लिए ले जा सकता हूँ। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए ओल्ड हुआन की ओर देखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। वह जानना चाहता था कि ओल्ड हुआन के पास और क्या चालें थीं। इस समय बूढ़ा हुआन, जो झुकता रहा, अचानक उछल पड़ा। उसके हाथ में एक खंजर आया और उसने लिन फैंग के सिर पर जोरदार वार किया। क्लैंक। खंजर ने लिन फैंग के चेहरे पर वार किया, जिससे धीमी आवाज निकली, लेकिन उसने लिन फैंग की त्वचा को भी नहीं छेदा। आह, मुझे मत मारो, मत। ओल्ड हुआन की आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि लिन फैंग ने ओल्ड हुआन के सिर पर मुक्का मार दिया। अपने हाथों से खून पोंछने के लिए ओल्ड हुआन के कपड़ों का उपयोग करते हुए लिन फैंग गुफा के साथ आगे बढ़ते रहे। चूंकि एक तंत्र है, ये ब्लैक विंड बैंडिट्स का आधार होना चाहिए। लिन फैंग जल्दी में नहीं थे और धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही समय बाद गुफा धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। एक कोने से गुजरने के बाद उसके सामने का दृश्य अचानक खुल गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक विंड बैंडिट्स ने इस गुफा में एक आधार बनाया, यह एक अलग दुनिया बन गई। लिन फैंग के सामने एक विशाल लकड़ी का दरवाजा था। बूम। लिन फैंग ने लात मारी और लकड़ी का दरवाजा ढह गया। कोई मेरा स्वागत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आया? अभी गुफा के प्रवेश द्वार पर इतना बड़ा शोर था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यदि आप इस तरह मर जाते हैं तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। आप सतर्कता में बहुत कम हैं। लिन फैंग ने अपने सामने दर्जनों योद्धाओं को नजरअंदाज कर दिया और लापरवाही से कहा, कौन है भाई? काली हवा के डाकू दहाड़ने लगे। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ हूँ। लिन फैंग मुस्कुराया, उसे मार डालो, किसी ने चिल्लाया और फिर एक दर्जन से अधिक योद्धा लिन फैंग की ओर आए। अपने सामने ऊर्जा बिंदु को घूमते हुए देखकर लिन फैंग खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने पैर हिलाए और सीधे आगे बढ़ गया। बूम बूम बूम। शरीर शोधन अवधि में योद्धाओं का एक समूह कोई भी लिन फैंग के मुक्के का सामना नहीं कर सका। कुछ दर्जन सेकंड में एक दर्जन से अधिक ब्लैक विंड बैंडिट्स मारे गए। अरे, यह उबाव है। क्यूई हाई क्षेत्र में योद्धा कहाँ हैं? लिन फैंग को इस तरह की कुचलने वाली स्थिति पसंद नहीं थी। एक पुराने पुस्तक मित्र, जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूँ, ने मुझे एक पुस्तक चेजिंग ऐप सुझाया। ये सचमुच उपयोगी है। मैं इसका उपयोग गाड़ी चलाते समय और बिस्तर पर जाने से पहले समय बर्बाद करने के लिए, किताबें पढ़ने और सुनने के लिए करता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। एक असली आदमी को समान ताकत और जुनून के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन इस लड़ाई का पता लगाना बहुत कठिन है, जिसने लिन फैंग को भी अजेय बना दिया। चूंकि कोई भावुक लड़ाई नहीं है, लिन फैंग केवल अनिच्छा से ही ऐसा कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चारों ओर भयभीत ब्लैक विंड बैंडिट योद्धाओं को देखते हुए लिन फैंग ने कार्रवाई की। एक पल के लिए टूटे हुए शरीर और खून एक साथ उड़ गए। जल्द ही ब्लैक विंड बैंडिट का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पृथ्वी पर नरक की तरह खून से लथपथ हो गया। रुकना। दूर से एक दहाड़ सुनाई दी और क्यूई हाई क्षेत्र की गति के साथ कई योद्धा इस ओर भागे। बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में ब्लैक विंड बैंडिट ने क्यूई सागर क्षेत्र में ब्लैक विंड बैंडिट को देखा, जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अधीरता से उनकी ओर भागे, जैसे कि उन्होंने एक उद्धारकर्ता को देखा हो। अध्याय 24 नेता हुके। भागते हुए ब्लैक विंड बैंडिट को देखते हुए लिन फैंग ने व्यंग्य किया, ये लिन फैंग के कौशल हैं। यदि वे भागना चाहें तो यह असंभव है। जमीन पर शरीर को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई पत्थर के ताले हैं। लिन फैंग ने उन्हें बाहर निकाल दिया और पत्थर के ताले काली रोशनी में बदल गए और निकटतम शरीर शोधन योद्धा की ओर उड़ गए। बैंग। पत्थर के तालों ने शक्तिशाली बल के साथ मिलकर ब्लैक विंड बैंडिट पर जोरदार प्रहार किया। स्नैप। ब्लैक विंड बैंडिट जो मारा गया था, शक्तिशाली बल द्वारा सीधे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। इस दृश्य को देखकर क्यूई सागर मंच पर कई ब्लैक विंड बैंडिट पागल हो रहे थे। ब्लैक विंड बैंडिट के सामने कब किसी ने इतना घमंडी होने की हिम्मत की? लेकिन चाहे वे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, वे लिन फैंग की हरकतों को रोक नहीं सके। हालात के साथ एक ब्लैक विंड बैंडिट 2 टुकड़ों में टूट गया और क्यूई सागर चरण में कई ब्लैक विंड डाकू केवल अक्षमता में दहाड़ते हुए ही आगे बढ़ सकते थे। गधे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्लैक विंड बैंडिट दहाड़ते हुए आगे बढ़े, लेकिन बॉडी रिफाइनिंग चरण में ब्लैक विंड बैंडिट्स को लिन फैंग ने पहले ही मार डाला था। इतने सारे लोगों को मारने के बाद लिन फैंग को लगा कि उसकी दक्षता अभी भी बहुत धीमी है। अपने हाथों पर लगे खून को देखकर लिन फैंग को लगा कि उसे वापस जाना होगा और एक हथियार लाना होगा। हर दिन खून से लथपथ होना घृणित था। अगली बारी आपकी है। क्यूई हाई काल के ब्लैक विंड बैंडिट का सामना करते हुए लिन फैंग ने हमला किया। मरना। एक लंबा चाकू लिन फैंग की ओर काटा गया। वह लिन फैंग को टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन जब लंबे चाकू ने लिन फैंग को काटा तो ब्लैक विंड बैंडिट हैरान रह गया। लंबा चाकू लिन फैंग की रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। असंभव। ब्लैक विंड बैंडिट को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। लिन फैंग के शरीर पर युवानली का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। शरीर शोधन के दौर में वह स्पष्ट रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट थे। उसकी रक्षा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? बचती है, बचती है, बचती है। लंबा चाकू लिन फैंग को काटता रहा और तीखी आवाजें निकालता रहा। आप इतनी देर से खेल रहे हैं, अब मेरी बारी है। लिन फैंग हंसे, अपना हाथ बढ़ाया और एक लंबा चाकू पकड़ लिया। भयंकर खिंचाव के साथ ब्लैक विंड बैंडिट को लंबे चाकू से आने वाली एक बेजोड़ शक्ति महसूस हुई। इस ब्लैक विंड बैंडिट को वास्तव में लिन फैंग ने चाकू से खींच लिया था। अगले ही पल लिन फैंग ने ब्लैक विंड बैंडिट को दोनों हाथों से गले लगाया और उसे जोर से पकड़ लिया। दरार दरार। शक्तिशाली बल ने ब्लैक विंड बैंडिट की हड्डियों को निचोड़ दिया और विस्फोटों की एक श्रृंखला सामने आई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ब्लैक विंड बैंडिट की आंखें बेहद भयभीत थीं और वह अपने साथियों से मदद मांगना चाहता था, लेकिन लिन फैंग की क्रूर मुद्रा देखकर कौन ऊपर जाकर मरने की हिम्मत करेगा। 1000 ऊर्जा अंक प्राप्त करने पर बधाई। लिन फैंग ने एक ब्लैक विंड डाकू को मौत के घाट उतार दिया। ब्लैक विंड बैंडिट के शरीर को फेंकते हुए लिन फैंग ने अन्य ब्लैक विंड बैंडिट्स को देखा।
लिनफैंग की नज़र में ये ब्लैक विंड बैंडिट्स ऐसे थे जैसे कोई भयानक अस्तित्व उन्हें घूर रहा हो और उनके पूरे शरीर ठंडे थे। एक पुराने पुस्तक मित्र जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूँ ने मुझे एक पुस्तक चेजिंग ऐप सुझाया। ये सचमुच उपयोगी है। मैं गाड़ी चलाते समय और बिस्तर पर जाने से पहले समय बिताने के लिए किताबें पढ़ने और सुनने के लिए इस पर निर्भर रहता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। शेष ब्लैक विंड बैंडिट्स मुड़े और भागे, लेकिन गति के मामले में क्यूई हाई लेवल 1 के ब्लैक विंड बैंडिट्स का लिनफैंग से कोई मुकाबला नहीं था। कुछ ही समय बाद 3 ब्लैक विंड डाकुओं को लिनफैंग ने पकड़ लिया और एक मुक्के से मार डाला। आखिरी ब्लैक विंड बैंडिट को पीछे से गति महसूस हुई और उसका दिल डर से भर गया। नेता, मुझे बचा लो। आखिरी ब्लैक विंड बैंडिट बुरी तरह दहाड़ने लगा। ये दहाड़ सुनकर लिनफैंग खुश हो गए। मैंने सोचा कि यही लोग बचे थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि और भी लोग बचे होंगे। जब लिनफैंग आखिरी ब्लैक विंड बैंडिट को पकड़ने ही वाला था, तभी अचानक से एक तेज गति आई। गुफा की गहराई से एक विशाल आकृति प्रकट हुई और तेजी से आगे बढ़ी। जब ब्लैक विंड बैंडिट ने ताकतवर आदमी को आते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। ये ब्लैक विंड बैंडिट्स का नेता हुके था, जो क्यूई हाई के चौथे स्तर पर था। मैं बच गया हूँ, मैं बच गया हूँ। काली हवा का डाकू उसके हृदय में दहाड़ उठा, लेकिन अगले ही पल इस ब्लैक विंड बैंडिट के कंधे पर एक हाथ रखा गया। नौजवान, तुम बहुत तेज दौड़ते हो। लिनफैंग ने आखिरी ब्लैक विंड बैंडिट को पकड़ लिया और मुस्कुराए। नहीं, ब्लैक विंड बैंडिट डर के मारे चिल्लाया। लिनफैंग के हाथ से छूटने की कोशिश कर रहा था। बूम! लिनफैंग ने मुक्का मारा और ब्लैक विंड बैंडिट भागते समय टुकड़ों में फट गया। इस बिंदु पर उनके नेता हुके को छोड़कर सभी ब्लैक विंड बैंडिट्स लिनफैंग के हाथों मारे गए। अध्याय 25 गुफा युद्ध। ब्लैक विंड पायरेट्स के नेता हुके मूल रूप से गुफा की गहराई में एकांत में थे, क्यूई सागर के 5वें स्तर को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुनने के बाद मैं तुरंत वहां पहुंचा। बाहर आने के बाद हुके ने लिनफैंग को लगातार अपने आदमियों को मारते हुए देखा। हुके मूल रूप से आखिरी ब्लैक विंड बैंडिट को बचाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी पकड़ नहीं सका और केवल अपने आखिरी आदमी को लिनफैंग द्वारा पीट पीट कर मार डालते हुए देख सका। अनुशंसित चायशु का उपयोग करना वास्तव में आसान है। यहाँ पर डाउनलोड करो, आप इसे जल्द ही आजमा सकते हैं। यूरो। जमीन पर लाशों को देखकर हुके की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। हुके की आंखें लाल थीं और उसका पूरा शरीर जानलेवा आभा से भर गया था। ब्लैक विंड समुद्री डाकू हुके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लैक विंड पायरेट्स द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बिना हुके क्यूई सागर के चौथे स्तर तक खेती करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अब ब्लैक विंड चोर को अकेले लिनफैंग ने मार डाला, जिसे हुके स्वीकार कर सकता था। हुके ने अपनी आंखों में स्पष्ट आक्रोश के साथ लिनफैंग को देखा। हुके ने अपना मन बना लिया। वह लिनफैंग को मारने नहीं जा रहा था, बल्कि लिनफैंग को पकड़ने और उसे प्रताड़ित करने जा रहा था। वह चाहता था कि अन्य लोग ब्लैक विंड चोर को उकसाने के परिणामों को जानें। हुके का हथियार बेहद खास है, यह असल में एक भला है। भले ने लिनफैंग की ओर इशारा किया और भले पर युआन बल ने 1 इंच लंबे भले की रोशनी फैला दी। ये दृश्य देखकर लिनफैंग की आंखें चमक उठीं। इस भले की रोशनी, इसकी शक्ति की परवाह किए बिना इतनी सुंदर थी कि लिनफैंग को थोड़ी ईर्ष्या हुई। हुके की गति अपने चरम पर पहुंच गई और उसका भला सीधे लिनफैंग की ओर चला गया। लिनफैंग डरे नहीं, उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस ले ली और फिर जमकर मुक्का मारा। लिनफैंग की मुट्ठी और हुके का भला टकरा गया। शक्तिशाली शक्ति टकराए और बिखरी हुई शक्ति ने जमीन पर छोटे छोटे छेद बना दिए। लिनफैंग भी सीधे नीचे गिर गया और जोर की आवाज के साथ पहाड़ की दीवार से जा टकराया। लिनफैंग को इतनी आसानी से हराते देख हुके थोड़ा पागल हो गया। उनके माता कितने प्रतिभाशाली हैं, फिर भी उन्हें इस तरह मिटा दिया गया। लिनफैंग की ओर से मुंह से खून बह निकला। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लिनफैंग को इस तरह पीटे जाने पर बहुत असहजता महसूस हुई। लिनफैंग वह व्यक्ति नहीं है जो परिणाम भुगतता है। अगर कोई उसे मारेगा तो वह उसे पलटकर मारेगा। ब्लैक आयरन बैटल बॉडी सक्रिय है। लिनफैंग के शरीर से एक हिंसक गति निकली। लिनफैंग ने शक्ति महसूस की, अच्छा महसूस किया और ऐसा करना जारी रखा। अपने पैरों की ठोकर और चेहरे पर गहरे गड्ढे के साथ लिनफैंग खंडहर से बाहर निकला और हुके की ओर दौड़ा। जब हुके को खंडहरों से निकलने वाली शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ तो वह तुरंत सतर्क हो गया। परिवर्तित लिनफैंग को मलबे से बाहर निकलते देखकर हुके भी चौंक गया। क्या ये कोई जादुई शक्ति है? हुके के हृदय में बेचैनी की एक किरण कौंध गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिनफैंग के पास वास्तव में जादुई शक्तियां हैं। अलौकिक शक्तियों वाले योद्धा कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हुके एक छोटा सा चौथे स्तर का किहाई अपमानित करने का जोखिम उठा सके। लेकिन इस समय हुके के पास कोई रास्ता नहीं था। केवल लिनफैंग को मारकर और हत्यारे को चुप कराकर ही हुके को आराम महसूस हो सकता है। मारना। हुके का जानलेवा इरादा बढ़ गया और भले पर रोशनी तेज और तेज हो गई और उसने लिनफैंग की ओर बंदूक घुमा दी। लिनफैंग अपने बचाव में बहुत आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने हुके के हमले को नजरअंदाज कर दिया और हुके के सिर में मुक्का मार दिया। शायद लिनफैंग की हताश लड़ाई शैली से भयभीत होकर हुके के भले ने अपनी दिशा बदल दी और सीधे लिनफैंग की मुट्ठी पर वार किया। बूम! लिनफैंग की मुट्ठी भले से लगी और वह फिर से गिर गया। कई घरों को गिराने के बाद लिनफैंग ने अपना संतुलन वापस पा लिया। लिनफैंग थोड़ा असहाय था, उसकी ताकत नहीं बदली थी और वह उसे हरा नहीं सका। परिवर्तन के बाद भी लिनफैंग केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके क्यूई सागर के तीसरे स्तर तक पहुंच गए थे। लेकिन शक्ति को ताकत में संघनित नहीं किया गया है और लिनफैंग के हमले के लिए क्यूई और सागर के दूसरे स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सोचकर लिनफैंग शरीर प्रशिक्षण तकनीक की एक प्रति प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। अध्याय 26 मानव बम। हालांकि मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन इस तरह दुर्व्यवहार किया जाना बहुत अप्रिय है। लिनफैंग ने विचार किया कि क्या उसे पहले भाग जाना चाहिए और स्तर ऊपर जाने के बाद बदला लेने के लिए वापस आना चाहिए। इस समय लिनफैंग ने अचानक अपने स्टोरेज रिंग में क्रिस्टल कोर बम के बारे में सोचा। ऐसा मत करो, इसे रोको, पहले इसे रोको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खजाना है। लिनफैंग अचानक चिल्लाया। हुके, जो लिनफैंग की ओर चल रहा था, लिनफैंग के शब्द सुनकर रुक गया। क्या तुम्हें लगता है कि खजाना चढ़ाने से तुम्हारी जान बच सकती है? आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मर जाओगे। हुके ने दृढ़ता से कहा, उसे लिनफैंग को मारना होगा। लिनफैंग ने तिरस्कार के साथ अपने अपराध को खारिज कर दिया और मुझे मारना चाहता था। मैं यहाँ खड़ा था और तुम्हें मुझे मारने दिया। भले ही मैं तुम्हें थकाकर मार डालूं, फिर भी तुम मुझे और अपने दादा को नहीं मार सकते। लेकिन अंकों की खातिर लिनफैंग ने इसे सहन किया। हुके का विश्वास हासिल करने के लिए लिनफैंग ने ब्लैक आयरन बैटल बॉडी भी उठा ली। लिनफैंग को काले लौह युद्ध निकाय को निष्क्रिय करते हुए देखकर हुके ने वास्तव में अपनी सतर्कता कम कर दी।
हुके के विचार में भले ही लिन फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन इस राज्य में वह उनके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अभी की लड़ाई के माध्यम से हुके लिन फैंग की आक्रमण शक्ति के बारे में आश्वस्त हो सकता है। जब तक लिन फैंग अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए युआन ली का उपयोग करता है, लिन फैंग थोड़े समय में हुके की रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। अरे अधीर मत हो, मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ और फिर तुम तय करोगे कि मुझे मारना है या नहीं, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग धीरे धीरे आराम करते हुए हुके की ओर चल दिए। ये खजाना है, देख लो। लिन फैंग ने एक क्रिस्टल कोर बम निकाला और उसे सीधे सक्रिय कर दिया। क्रिस्टल कोर बम, हुके ने भागने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन लिन फैंग इतना अच्छा मौका कैसे चूक सकते थे और सीधे हुके को गले लगा सकते थे। टपक 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 इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंज उठी और हुके की मुट्ठी ने लिन फैंग को पागलों की तरह मारा। लेकिन लिन फैंग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, नहीं उन्होंने कोई प्रतिकार किया, उन्होंने बस हुके को कसकर पकड़ लिया। पागल, तुम बहुत पागल हो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हुके दहाड़ उठा। अरे मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तो चलो एक साथ मरें, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए बुलाया। लिन फैंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर हुके की खोपड़ी सुन्न हो गई। इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि हथौड़े की तरह हुके के दिल पर धड़क रही थी। मुझे जाने दो, मैं गलत था, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं गलत था। हुके को इस पर पछतावा हुआ, उसे पछतावा हुआ कि उसने लिन फैंग जैसे विकृत व्यक्ति को क्यों उकसाया। ये ठीक है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। हुके के चेहरे पर डर को देखकर लिन फैंग की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। टपक 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 धीरे धीरे समय बीतता गया और हुके हताश हो गया। अंतिम क्षण में हुके ने अपनी पूरी ऊर्जा से अपने शरीर को लपेट लिया। वैसे ये वर्तमान में किताबें पढ़ने और सुनने के लिए सबसे अच्छा ऐप है। नवीनतम संस्करण स्थापित करें। अयूरो उछाल। क्रिस्टल कोर बम के जोरदार विस्फोट से लिन फैंग के कान घायल हो गए और फिर उनकी चेतना अंधेरे में गिर गई। लिन फैंग को सीधे टुकड़ों में उड़ा दिया गया और हुके को भी सीधे फेंक दिया गया। दर्जनों मीटर दूर जमीन पर हुके पड़ा हुआ था। कुछ सेकंड के बाद हुके को अंततः होश आ गया। क्रिस्टल कोर बम की शक्ति बहुत अधिक थी। हालांकि हुके अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनका एक पैर और एक हाथ उड़ गया। वह खून से लथपथ था और अवर्णनीय रूप से दुखी था। हा, मैं बच गया, मैं अब भी बच गया, पागल, मैं अभी भी बच गया, हा। हुके की हंसी गुफा में गूंज उठी, उन्मादपूर्ण। ओह, वह मरा नहीं है, बुरा नहीं है। एक ऐसी आवाज जिसके बारे में हुके ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और लिन फैंग फिर से बरकरार रहे। असंभव, तुम इंसान नहीं हो, तुम शैतान हो, तुम शैतान हो। हुके की हंसी अचानक रुक गई, केवल डर रह गया। लिन फैंग फिर से हुके की ओर बढ़े। हुके, जिसने एक पैर खो दिया था, केवल जमीन पर लेट सकता था और लिन फैंग को घूर सकता था। हुके को समझ नहीं आ रहा था कि लिन फैंग क्रिस्टल कोर बम से क्यों बच सका। अध्याय 27 बुल डेमन बॉडी बिल्डिंग कौशल। क्यों, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? हुके बड़बड़ाया, उसका स्वर भ्रम से भरा था। लिन फैंग ने अपना सिर नीचे किया, हुके के कान के पास आए और धीरे से कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं वास्तव में मर चुका हूँ, मैं अभी पुनर्जीवित हुआ हूँ। लिन फैंग की बातें सुनकर हुके पूरी तरह से ढह गया। दुनिया में ऐसे लोग क्यों हैं जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है? क्यों? हुके के मन में यही एकमात्र विचार है। अचानक हुके की आंखों में पागलपन की किरण चमक उठी। मुझे कोई नहीं मार सकता, हुके अचानक चिल्लाया। फिर उसने अपना बचा हुआ हाथ उठाया, युवानली के आखिरी टुकड़े को दबाया और उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। बैंग। हुके लिन फैंग से भयभीत था और आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन असफल रहा। लिन फैंग की अचानक फैली हुई बाह ने उसे रोक दिया था। लिन फैंग हुके को आत्महत्या नहीं करने देंगे। 4000 अंकों से शुरू होने वाले क्यूई हाई के चौथे स्तर का एक मजबूत आदमी, लिन फैंग इसे कैसे चूक सकता था? लिन फैंग को उसे रोकते हुए देखकर हुके ने सोचा कि लिन फैंग उसे जाने देगा और उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार मुक्का हुके के सिर पर लगा। बैंग। हुके का सिर फट गया और उसे ऊर्जा अंक मिल गए। इस लहर में लिन फैंग को ब्लैक विंड बैंडिट से बहुत फायदा हुआ और उनके ऊर्जा अंक 20,000 अंक तक पहुंच गए। ये लिन फैंग के लिए सबसे मोटा समय था। 1 घंटे बाद लिन फैंग ने सभी लाशों की खोज की और निम्नलिखित प्राप्त किया। सबसे पहले उपचार औषधि का एक गुच्छा था, जिसे लिन फैंग ने सीधे भंडारण रिंग में डाल दिया। स्टोरेज रिंग के अलावा लिन फैंग को बहुत सारे क्रिस्टल कोर भी मिले। जब आप क्यूई हाई दायरे में पहुंचते हैं तो अभ्यास करने के लिए ऊर्जा को अवशोषित करना अभी भी बहुत धीमा है, इसलिए क्रिस्टल कोर मूल रूप से जरूरी हैं। और क्यूई हाई क्षेत्र ब्लैक विंड बैंडिट्स द्वारा संग्रहित क्रिस्टल कोर लिन फैंग के लिए सस्ते हो गए। लिन फैंग ने अनुमान लगाया कि इन क्रिस्टल कोर की कीमत 1 मिलियन क्रेडिट पॉइंट से अधिक होनी चाहिए, जो एक बड़ा लाभ है। हालांकि हुके के आदमियों ने लिन फैंग को बहुत लाभ पहुंचाया, लेकिन जिस चीज ने लिन फैंग को सबसे अधिक खुश किया वह हुके के हाथ में भंडारण की अंगूठी थी। चेतना अंतरिक्ष रिंग में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, और पहली चीज जिसने लिन फैंग की आंखों को पकड़ा वह क्रिस्टल कोर का ढेर था। जब उसने क्रिस्टल कोर के इस ढेर को देखा तो लिन फैंग सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। मालिक तो मालिक है, उसके पास पैसा है। क्रिस्टल कोर का ये ढेर अगर एक साथ जोड़ा जाए तो संभवतः लाखों क्रेडिट पॉइंट के लायक है। लिन फैंग ने खुद को दूर देखने के लिए मजबूर किया और अभ्यास की 2 पुस्तकों के पास आ गए। ये सोचते ही उसके हाथ में अभ्यास की 2 पुस्तकें आ गईं। जब उन्होंने अभ्यास की पहली पुस्तक देखी तो लिन फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लिन फैंग अभी शरीर शोधन अभ्यासों की एक पुस्तक प्राप्त करने के बारे में सोच रहे थे और अब शरीर शोधन अभ्यास उनके दरवाजे पर पहुंचा दिए गए हैं। शरीर को परिष्कृत करने वाले व्यायाम के साथ लिन फैंग युवानली के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। खुश हैं। येलो लेवल इंटरमीडिएट बॉडी रिफाइनिंग व्यायाम, बुल डेमन बॉडी रिफाइनिंग व्यायाम। हालांकि स्तर ऊंचा नहीं है, लिन फैंग को इसकी परवाह नहीं है। लिन फैंग के लिए अभ्यास वास्तव में मार्शल आर्ट रहस्यों के समान है। इन सभी का उपयोग नींव बढ़ाने के लिए किया जाता है। ईमानदारी से कहूं तो मैं हाल ही में नवीनतम अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए किताबें पढ़ने का उपयोग कर रहा हूं। स्रोत बदलना, कई आवाजों के साथ जोर से पढ़ना, एंड्रॉइड और एप्पल सभी उपलब्ध हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब तक यह उस तरह का बहन व्यायाम नहीं है, लिन फैंग इसे नापसंद नहीं करेंगे। तकनीक को ध्यान से पढ़ने के बाद कौशल पट्टी पर एक नया कौशल दिखाई दिया। बुल डेमन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक। स्तर 0/9 और 600 ऊर्जा बिंदुओं को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। पीले स्तर की मध्य श्रेणी की तकनीक वास्तव में पीले स्तर की निम्न श्रेणी की तकनीक की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और अपग्रेड करने के लिए आवश्यक बिंदु भी बहुत अधिक हैं। लिन फैंग ने बुल डेमन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक को पढ़ा और ताकत के परिवर्तन को भी समझा। यदि आप ताकत और युवानली से लड़ना चाहते हैं तो ताकत को बिखरी हुई से पूरी में बदलना होगा। शरीर शोधन योद्धा की ताकत क्यूई शोधन योद्धा के युवानली से मेल खाती है।
बात सिर्फ इतनी है कि ताकत केवल शरीर में मौजूद होती है और इसका उपयोग भौतिक शरीर को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जबकि शारीरिक योद्धा लड़ते समय अभी भी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहता है। जब तक बुल डायमंड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक में प्रवेश किया जाता है, भौतिक शरीर ताकत पैदा करेगा और ताकत भी घनीभूत होगी और बिखरी नहीं होगी। जब आप क्यूई हाई के शिखर पर पहुंचते हैं तो ताकत को लगातार बदलते रहने की जरूरत होती है। लिन फैंग को नहीं पता कि उस समय ताकत में क्या बदलाव होंगे, क्योंकि बुल डायमंड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक को केवल क्यूई हाई के शिखर तक ही विकसित किया जा सकता है। अध्याय 28 निर्णायक क्यूई है क्षेत्र। लिन फैंग फॉलो अप के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, वह इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये बहुत जल्दी थी। इसके बाद लिन फैंग ने एक और मार्शल आर्ट किताब देखी। इस मार्शल आर्ट पुस्तक का कवर खून से लाल था, जिससे खून का संकेत मिल रहा था। पहली नज़र में यह कोई सामान्य मार्शल आर्ट की किताब नहीं थी। लिन फैंग ने इसे पढ़ा और पाया कि यह मार्शल आर्ट पुस्तक वास्तव में असामान्य थी। ये वास्तव में एक निराशाजनक मार्शल आर्ट पुस्तक थी। रक्त जलाने वाला घंटा, कोई ग्रेड नहीं, ताकत बढ़ाने के लिए रक्त और क्यूई को जलाता है। जितना अधिक रक्त और क्यूई जलेगा उतनी ही अधिक ताकत बढ़ेगी और अवधि उतनी ही कम होगी। रक्त और क्यूई के जलने से हल्के स्तर पर चोट लग सकती है और मेरिडियन को सबसे खराब स्तर पर काटा जा सकता है और रक्त और क्यूई समाप्त हो सकते हैं और मर सकते हैं। इस परिचय को देखने के बाद अधिकांश लोगों में अभ्यास करने का साहस नहीं होगा, लेकिन लिन फैंग डरे नहीं। वह मौत से नहीं डरता था, इसलिए वह इस तरह के खून खराबे से डरता होगा। परिचय पढ़ने के बाद लिन फैंग ने पाया कि बहुत बड़े दुष्प्रभावों वाली ये मार्शल आर्ट पुस्तकें उनके लिए बहुत उपयुक्त थीं। इसके इस्तेमाल के बाद ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। हालांकि इसके दुष्प्रभाव भी थे, लिन फैंग डरे नहीं। जब तक वह मजबूत था, ये ठीक रहेगा। लिन फैंग ने भविष्य में इस तरह की और मार्शल आर्ट देखने का फैसला किया। रक्त जलाने का कौशल सीखने के बाद लिन फैंग ने अन्य कौशलों की ओर ध्यान नहीं दिया और अपग्रेड करना शुरू कर दिया। रक्त जलाने के कौशल में केवल स्तर 1 है, जिसके लिए 5000 ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होती है। लिन फैंग ने अपग्रेड करने के लिए सीधे क्लिक किया। एक पल में लिन फैंग को अपने खून के बारे में एहसास हुआ। जब तक वह चाहता, उसके शरीर में रक्त और क्यूई एक ही समय में जल सकते थे और शक्तिशाली शक्ति के साथ फूट सकते थे। ब्लड बर्निंग स्किल को अपग्रेड करने के बाद लिन फैंग के पास 35,000 ऊर्जा बिंदु बचे थे और लिन फैंग बुल डायमंड बॉडी टेम्परिंग स्किल को अपग्रेड करने के लिए उन सभी का उपयोग करने के लिए तैयार थे। अपग्रेड करें, अपग्रेड करें। लिन फैंग अब पूरी तरह से 9वीं कक्षा का शरीर शोधन कर चुका है और उसका मांस और रक्त पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। जैसे ही बुल डायमंड बॉडी टेम्परिंग स्किल को अपग्रेड किया गया, लिन फैंग को अपने मांस और रक्त में अजीब ऊर्जा का एक अंश महसूस हुआ। यह ऊर्जा युवानली से भिन्न है और यह सीधे मांस से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर को परिष्कृत करने वाली अद्वितीय शक्ति है। इसके अलावा लिन फैंग को अपनी ताकत महसूस हुई, जो ताकत की एक धारा में संघनित हो गई और अब बिखरी नहीं। एक मुक्का मारा गया और शक्ति फूट पड़ी और विनाशकारी शक्ति युवानली से कमजोर नहीं थी। अब लिन फैंग के पास आखिरकार युवानली के खिलाफ लड़ने की पूंजी है। लिन फैंग ने सत्ता परिवर्तन को नहीं रोका। अपग्रेड करें, अपग्रेड करना जारी रखें। हर बार जब बुल डायमंड बॉडी टेम्परिंग स्किल को अपग्रेड किया जाता है तो लिन फैंग महसूस कर सकते हैं कि उनकी शक्ति अधिक मजबूत है। लिन फैंग महसूस कर सकते हैं कि उनकी नींव तेजी से बढ़ रही है और सीमा तक पहुंचने वाली है। जारी रखें। लिन फैंग मजबूत होने की इस भावना से थोड़ा ग्रस्त हैं। अंत में लिन फैंग ने बुल डायमंड बॉडी टेम्परिंग स्किल को अपग्रेड करना बंद कर दिया, ये सोचकर कि उनकी नींव सीमा तक पहुंच गई है। ईमानदारी से कहूं तो मैं नवीनतम अपडेट के साथ अपडेट रहने, स्रोतों को बदलने और एंड्रॉइड और एप्पल दोनों पर कई आवाज़ों के साथ जोर से पढ़ने के लिए किताबें पढ़ने का उपयोग कर रहा हूं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लिन फैंग का शरीर अब इतनी शक्तिशाली शक्ति को सहन नहीं कर सकता है और अब अपग्रेड करने का समय आ गया है। स्तर सफलता क्यूई है स्तर 1। बूम। लिन फैंग के दिमाग में एक गर्जना हुई और क्यूई हाई खुल गई। हवा में मौजूद युवानली लिन फैंग के शरीर में घुसती रही और ऊर्जा बिंदु लगातार युवानली में तब्दील हो गए, जिससे लिन फैंग की क्यूई हाई भर गई। सामान्य लोगों के लिए जो अभी क्यूई हाई दायरे से गुजरे हैं, क्यूई हाई केवल एक कटोरे के आकार का है। केवल जब वे क्यूई हाई क्षेत्र के शिखर पर पहुंचते हैं तो क्यूई हाई का आकार एक छोटी झील के आकार तक पहुंच सकता है। लेकिन एक बार जब लिन फैंग वहां से गुजरा तो उसका क्यूई सागर एक वॉश बेसिन के आकार का था और युवानली के प्रभाव में उसका क्यूई सागर बढ़ता रहा। अंत में क्यूई सागर एक बाथटब के आकार तक पहुंचने के बाद अंततः इसका विस्तार बंद हो गया। युवानली लिन फैंग के क्यूई सागर में बहती रही और आधे घंटे के बाद क्यूई सागर आखिरकार युवानली से भर गया। अपने स्वयं के क्यूई सागर को महसूस करते हुए लिन फैंग बहुत खुश हुए। मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली हूँ, हा हा हा। लिन फैंग का क्यूई सागर एक सामान्य व्यक्ति के आकार से लगभग 100 गुना तक पहुंच गया है, जो गर्व के लायक है। हालांकि लिन फैंग ब्रह्मांड में सबसे मजबूत भौतिक शरीर वाला व्यक्ति बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी युवानली खेती थोड़ी मजबूत है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सुना है कि जब आप गंगती क्षेत्र में होते हैं तो आप हवा में उड़ सकते हैं और लिन फैंग इसके लिए थोड़ा उत्सुक हैं। अध्याय 29 हत्या फिर से शुरू होती है। लिन फैंग ने अपनी खेती में सफलता के बावजूद उन्नयन करना बंद नहीं किया। जैसे जैसे उनके कौशल उन्नत होते गए, लिन फैंग की आभा और अधिक मजबूत होती गई। अगले आधे घंटे के बाद लिन फैंग की आभा बढ़ना बंद हो गई। ऐसा नहीं था कि लिन फैंग ने अपग्रेड नहीं किया था, लेकिन उसके अंक खत्म हो गए थे। 40,000 ऊर्जा बिंदु, सभी खपत बहुत ज्यादा थी, लेकिन ताकत में सुधार भी बहुत बढ़िया था। उन्नयन से पहले लिन फैंग की खेती केवल शरीर शोधन के 9वें स्तर की थी और उनकी ताकत केवल क्यूई हाई के दूसरे स्तर की थी। लेकिन अब न केवल लिन फैंग की साधना क्यूई हाई के पहले स्तर तक पहुंच गई है, बल्कि ताकत के मामले में लिन फैंग को विश्वास है कि वह क्यूई हाई के तीसरे स्तर को हरा सकते हैं और सामान्य चौथे स्तर की क्यूई हाई से भी लड़ सकते हैं। लिन फैंग इस प्रगति से बहुत संतुष्ट थे। लिन फैंग ने मूल रूप से 10 दिन और आधे महीने तक बाहर रहने की तैयारी की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में एक काली हवा का डाकू लिन फैंग के लक्ष्य को लगभग पूरा कर देगा। अपने शरीर को हिलाने के बाद लिन फैंग चटकने की आवाजें और हड्डियों के हिलने की आवाजें निकालता रहा। उसने मुक्का मारा और दीवार पर जोर से मारा और चट्टान तुरंत फट गई और लिन फैंग द्वारा एक बड़ा छेद कर दिया गया। लिन फैंग महसूस कर सकते थे कि उनकी मुक्का मारने की शक्ति लगभग 2000 किलोग्राम तक पहुंच गई थी। यदि वह ब्लैक आयरन बैटल बॉडी का उपयोग करता है तो ये लगभग 3000 किलोग्राम तक पहुंचने में सक्षम होगा। इसके अलावा लिन फैंग की शक्ति पहले ही बदल चुकी थी, यानी लिन फैंग अब क्यूई हाई के तीसरे स्तर को तोड़ने के लिए केवल अपने शरीर की शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा लिन फैंग को महसूस हो रहा था कि उसकी ब्लैक आयरन बैटल बॉडी पर पीतल के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि वह ब्लैक आयरन बैटल बॉडी को तोड़ने से ज्यादा दूर नहीं था।
लूट का माल इकट्ठा करने के बाद लिन फेंग गुफा से बाहर चला गया। ब्लैकविंग बैंडिट की गुफा से निकलने के बाद लिन फेंग ने गुफा के ऊपर चट्टान की दीवार पर मुक्का मारा। गड़गड़ाहट हुई, जमीन कांप उठी और ब्लैकविंग बैंडिट बेस फिर कभी दुनिया की नजरों में नहीं आएगा। ये सोचकर कि उसने एक और अच्छा काम किया है, लिन फेंग फिर से खुश हो गया। अंधेरा हो रहा था और लिन फेंग जल्दी से वापस नहीं जाने वाला था। बहुत पहले तैयार किए गए तंबू को हटाकर लिन फेंग ने आग लगा दी थी और आज यहाँ डेरा डालने जा रहे थे। अच्छी आग जलाने के बाद लिन फेंग गहरे जंगल में भाग गया। 10 मिनट बाद लिन फेंग एक विशाल जानवर के साथ आग में लौट आया। चूंकि उसने पिछली बार एक जानवर का मांस खाया था, लिन फेंग को यह एहसास पसंद आया। छुट्टी लेने के तुरंत बाद लिन फेंग क्यूई हाई क्षेत्र के एक जानवर का शिकार करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जानवर का स्तर जितना ऊंचा होगा, स्वाद उतना ही अच्छा होगा। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसे एक मजबूत जानवर नहीं मिल पाता, तो लिन फेंग ने क्यूई हाई क्षेत्र के इस जानवर को है दृष्टि से नहीं देखा होता। ये जानवर कुछ सुअर जैसा दिखता था। लिन फेंग ने 2 पैर काट दिए, बाकी मांस एक तरफ फेंक दिया, विभिन्न मसाले निकाले और ग्रिल करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद लिन फेंग को जानवर के मांस की सुगंध महसूस हुई और वह अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। जानवर का पैर सुनहरा पीला बुना हुआ था और सुगंध सुगंधित थी। तेजी से उसने जानवर का मांस खाया और लिन फेंग की आंखें सिकुड़ गईं। एक के बाद एक काटने पर एक जानवर का पैर तेजी से लिन फेंग के पेट में घुस गया। लिन फेंग ने शारीरिक योद्धा होने का एक और लाभ खोजा, वह यह है कि पाचन क्षमता बहुत मजबूत है और स्वादिष्ट भोजन न खा पाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मैं नवीनतम अपडेट से अवगत रहने के लिए रीडिंग ऐप का उपयोग कर रहा हूं। ये स्रोत बदल सकता है और इसमें पढ़ने की कई आवाजें हैं। यह एंड्रॉइड और एप्पल के लिए उपलब्ध है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जानवर का एक पैर खाने के बाद लिन फेंग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उसने जानवर का एक और बुना हुआ पैर उठाया और खाना जारी रखा। जब लिन फेंग खाना खा रहा था तो उसके पास लाल रंग की एक जोड़ी आंखें दिखाई दी जो अंधेरे में उसकी ओर झांक रही थी। लिन फेंग ने पहले ही इन आंखों को देख लिया था, लेकिन अब लिन फेंग के पास उनसे निपटने का समय नहीं था। अंत में मांस का आखिरी टुकड़ा लिन फेंग के पेट में चला गया। अपने हाथ की हड्डियां फेंककर और अपना मुंह पोंछते हुए लिन फेंग खड़ा हो गया। खाना खाने के बाद काम शुरू करने का समय था। कत्लेआम फिर शुरू हो गया। अध्याय 30 जीन संप्रदाय। जंगल में लिन फेंग भेड़िए जैसे जानवरों के एक समूह का शिकार कर रहा था। शिकार के दौरान लिन फेंग को कुछ अजीब चीजें मिलीं। ये जानवर, लिन फेंग को नहीं पता था कि क्या यह उसका भ्रम था। उसे हमेशा लगता था कि ये जानवर बुद्धिमान थे, वृत्ति पर भरोसा नहीं करते थे। इन जानवरों की ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन लिन फेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। तथ्यों का पता लगाने के लिए लिन फेंग ने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि धीमा हो गया, जानवरों के पीछे चला गया और पीछा करता रहा। जानवर समूह के सामने नेता जानवर भेड़िया राजा ने लिन फेंग को अपने पीछे पीछा करते हुए देखा और उसके मुंह के कोने पर सफलता की मुस्कान दिखाई दी। क्यूई हाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लिन फेंग की 5 इंद्रियां बेहद शक्तिशाली थीं। इतनी लंबी दूरी पर भी लिन फेंग को अभी भी जानवर भेड़िया राजा के मुंह के कोने पर उपहास मिला और उसके दिल में उसकी भावना अधिक निश्चित थी। लिन फेंग ने इस तरह अनुसरण करने का फैसला किया, हो सकता है कि बाद में उसे कुछ दिलचस्प चीज का सामना करना पड़े। दोनों पक्ष बहुत तेज थे और वे जिजिंग पर्वत की गहराई में जाते रहे। लिन फेंग भी कुशल और साहसी थे और वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। भेड़िया राजा जानवर अन्य जानवरों को महसूस करने में सक्षम लग रहा था। रास्ते में उसका सामना किसी शक्तिशाली जानवर से नहीं हुआ। भेड़िया राजा जानवर लिन फेंग को एक घाटी में ले आया और फिर भेड़िया राजा एक पहाड़ी दीवार से गुजरा और गायब हो गया। लिन फेंग स्तब्ध रह गए। वह अचानक कैसे गायब हो सकता है? लिन फेंग ने कुछ देर तक पहाड़ की दीवार के सामने टटोला और फिर पाया कि पहाड़ की दीवार नकली थी। लिन फेंग को थोड़ा अजीब लगा। ये कैसी काली तकनीक है? ये बहुत शक्तिशाली है। भेड़िया राजा जानवर पहाड़ की दीवार में घुसने के बाद वह अपने आदमियों के साथ सीधे एक विशाल चौराहे पर गया। चौक के बगल में घर हैं और घरों से लगातार करुण चीखें आ रही हैं। ये चीखें सुनकर लोगों को डर लगता है। मैं नहीं जानता कि इतनी दयनीय चीख निकालने के लिए उन्हें किस तरह की यातना सहनी पड़ती है। चौराहे के किनारे पर पत्थर के खंभों पर लाशें लटकी हुई हैं। न केवल वयस्क बल्कि कई बच्चे और यहाँ तक कि शिशुओं की लाशें भी पत्थर के खंभों पर लटकी हुई हैं। काले लबादे में एक लंबे आदमी ने भेड़िया राजा जानवर को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और विशाल भेड़िए के सिर को छूने के लिए आगे बढ़ा। ईमानदारी से कहूं तो मैं हाल ही में नवीनतम अपडेट से अवगत रहने के लिए रीडिंग का उपयोग कर रहा हूं। ये स्रोत बदल सकता है और इसमें पढ़ने के कई स्वर हैं। यह एंड्रॉइड और एप्पल के लिए उपलब्ध है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वाह वाह, भेड़िया राजा जानवर नियमित रूप से चिल्लाता था, मानो कुछ बता रहा हो। ओह, क्या आपका मतलब है कि आपने एक इंसान को बहकाया? ऐसा लग रहा था कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति को भेड़िया राजा जानवर की बात समझ में आ गई थी। भेड़िया राजा जानवर ने मानवीय ढंग से सिर हिलाया। हा, बहुत बढ़िया। काले कपड़े वाला आदमी हंसा। जानवर पर एक गोली फेंकते हुए काले कपड़े वाला आदमी उठ खड़ा हुआ और मार्ग की ओर देखने लगा। लिन फेंग ने अपनी तरफ से पहाड़ की दीवार पर सीधा प्रहार किया। पहाड़ की दीवार हिल गई और लिन फेंग पहाड़ की दीवार के पीछे की दुनिया में प्रवेश कर गया। सड़क के साथ साथ लिन फेंग अंदर की ओर चला गया। जैसे ही वह चला, लिन फेंग ने धीरे धीरे उसके कानों में चीखें सुनी। इन आवाज़ों को सुनकर लिन फेंग की भौहें चढ़ गईं। आखिर ये जगह क्या है और यहाँ इतनी दुखद चीखें क्यों हैं? अपनी गति तेज करते हुए लिन फेंग तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही समय बाद लिन फेंग उस चौराहे पर आया जहाँ काले कपड़े वाला आदमी था। जीन संप्रदाय में आपका स्वागत है, युवा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आवाज़ ने लिन फेंग का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने चौक में पत्थर के खंभों पर लटकी हुई लाशों को देखा तो लिन फेंग का जानलेवा इरादा उसके दिल में उमड़ पड़ा। नौजवान, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने लिन फेंग के जानलेवा इरादे को देखा और महसूस किया, लेकिन वह क्रोधित नहीं था बल्कि मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा मतलब है तुमने इन सभी लोगों को मार डाला? लिन फेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और काले कपड़े पहने आदमी को देखा। हाँ, ये सभी लोग हमारे परीक्षण विषय हैं। नौजवान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ लड़के ये परीक्षण विषय कलात्मक समझ से भरे हुए हैं? काले लिबास वाले आदमी का लहजा घमंड भरा था, मानो इतने सारे लोगों को मारना गर्व की बात हो। अध्याय 31 काला रोग नेता। क्या तुम अब भी इंसान हो? लिन फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने लिन फेंग की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, लेकिन जोर से हंसा। नौजवान, बेशक मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मैं एक महान आनुवंशिक योद्धा हूँ और आप सिर्फ सामान्य लोग हैं।
काले कपड़े पहने आदमी के शब्दों ने लिन फैंग के जानलेवा इरादे को और अधिक गंभीर बना दिया। लिन फैंग को नहीं लगता था कि वह एक अच्छे इंसान है, लेकिन ये काले कपड़े पहने लोग पहले ही अपनी मानवीय पहचान छोड़ चुके थे। तुम्हें पता है, तुम मैल से भी बदतर हो। कम से कम इंसानियत तो रखो, लेकिन तुम तो पहले से ही जानवर हो। लिन फैंग ने चुपचाप अपना खून और क्यूई फैलाया और उसका खून और क्यूई उबल रहे थे। लिन फैंग पहले कभी इस तरह से हत्या नहीं करना चाहता था। लिन फैंग के शरीर में खून और क्यूई को महसूस करते हुए काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कभी भी इतने मजबूत रक्त और क्यूई वाले योद्धा को नहीं देखा था। यहाँ तक कि क्यूई हाई क्षेत्र के चरम पर एक योद्धा भी नहीं था। रक्त और क्यूई लिन फैंग के समान मजबूत नहीं थे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की नज़र में लिन फैंग एक आदर्श सामग्री थी। इतने मजबूत शरीर के साथ ये वास्तव में प्रयोगों के लिए एक अच्छी सामग्री है। उसे पकड़ो। काले लबादे वाला आदमी लिन फैंग को पकड़ना चाहता हुआ बोला। एक पुराने पुस्तक मित्र जिसे मैं 10 वर्षों से जानता हूँ ने मुझे इस ऐप की अनुशंसा की थी। ये सचमुच उपयोगी है। मैं इसका उपयोग गाड़ी चलाते समय या बिस्तर पर जाने से पहले किताबें पढ़ने और सुनने के लिए करता हूँ। आप इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी माँ को पकड़ो और मुझे मार डालो। लिन फैंग पूरी तरह से गुस्से में थे और उनका शरीर तुरंत सूजने लगा। काले वस्त्रधारी लोगों के नेता की बातें सुनकर सभी काले वस्त्रधारी लोग जो लाशें इकट्ठा कर रहे थे अपना काम बंद कर लिन फैंग की ओर दौड़ पड़े। अपने हाथों पर खून से सने काले वस्त्र पहने लोगों को देखते हुए लिन फैंग ने सीधे एक कदम उठाया, 10 मीटर से अधिक की दूरी पार की और तुरंत काले वस्त्र पहने लोगों के बीच में दिखाई दिए। अपने हाथ के झटके से एक काले कपड़े पहने व्यक्ति को लिन फैंग ने सीधे उड़ा दिया। थोड़ी सी भी झिझक के बिना लिन फैंग मुक्का मारते रहे और काले कपड़े पहने लोगों को लिन फैंग ने एक एक करके उड़ा दिया। काले वस्त्र पहने लोगों के नेता को उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग की ताकत इतनी मजबूत होगी और वह थोड़ा हैरान भी थे। लेकिन अपने लोगों को लिन फैंग द्वारा मारे जाते देखने के बाद काले कपड़े पहने लोगों के नेता के पास अब शांति नहीं थी। उन्होंने अपना हथियार निकाला और लिन फैंग को मार डाला। लिन फैंग को पीछे से लंबी तलवार का वार महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत उस पर मुक्का मार दिया। यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिन फैंग ने दहाड़ लगाए और काले कपड़े पहने लोगों के नेता को उड़ा दिया। लिन फैंग काले वस्त्रधारी लोगों के नेता को इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। लिन फैंग के दिल का गुस्सा निकालने के लिए उसे अच्छी तरह से प्रताड़ित करना होगा। काले लिबास वाले नेता के होश उड़ गए। लिन फैंग की ताकत बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत कि काले कपड़े पहने नेता के पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। अपने आदमियों को एक एक करके मारते देखकर काले वस्त्रधारी नेता की चिंता और भी बढ़ गई। आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं आपके लिए सबसे उत्तम प्रयोगात्मक सामग्री बनाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि काले वस्त्रधारी नेता ने अपना मन बना लिया है। एक दहाड़ के साथ उसके शरीर का काला वस्त्र टुकड़े टुकड़े हो गया। काले वस्त्रधारी नेता के शरीर पर काले बाल उग आए। कुछ सांसों के बाद काले वस्त्रधारी नेता एक मानव आकार वाले भेड़िया राजा जानवर में बदल गए। लंबे भेड़िया चुंबन से लार टपकती रही। आवाज बदलने के बाद काले कपड़े पहने उस व्यक्ति का आईक्यू कम हो गया और उसकी आंखों से पुष्पवत इच्छा झलकती रही। काले वस्त्र वाले नेता के परिवर्तन ने लिन फैंग का ध्यान आकर्षित किया। तो यह वास्तव में एक जानवर है, मैंने सोचा, अन्यथा यह इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। लिन फैंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर तुम इंसान नहीं बनना चाहते तो तुम जानवर बन जाओगे। ऐसे लोग इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हैं। लिन फैंग के दिमाग में जब तक आप एक जानवर हैं आप लिन फैंग के दुश्मन हैं। चाहे आप एक जानवर के रूप में पैदा हुए हों या एक जानवर बन गए हों, आप मरने के लायक हैं। चूंकि लिन फैंग के पिता को एक जानवर ने मार डाला था, लिन फैंग ने दुनिया के सभी जानवरों को मारना कभी नहीं छोड़ा। वाह! काले वस्त्र पहने व्यक्ति का नेता लिन फैंग के शब्दों से क्रोधित लग रहा था, चिल्ला रहा था और लिन फैंग की ओर दौड़ रहा था। परिवर्तन के बाद काले लिबादे वाले व्यक्ति का नेता बहुत तेजी से एक काली छाया में बदलकर लिन फैंग की ओर सीटी बजा रहा था। लेकिन लिन फैंग की नज़र में यह अभी भी बहुत धीमा था। अध्याय 32 काले वस्त्र वाले नेता की हत्या। बहुत धीमा। लिन फैंग ने एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को मुक्का मारा जो उसे उलझा हुआ था और पीछे मुड़कर काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति के नेता को मुक्का मारा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के नेता को एक बहुत बड़ा अनुभव आने का आभास हुआ और पूरा व्यक्ति अचंभित रह गया। विशाल पिंड ने कई घरों को प्रभावित किया और घर में प्रायोगिक सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले मनुष्यों ने अंततः अपनी उपस्थिति प्रकट की। लिन फैंग ने उन इंसानों को देखा जो बंधे हुए थे लेकिन लगातार संघर्ष कर रहे थे, फिर से तेज हो गए और काले कपड़े पहने आदमी के नेता की ओर चले गए। परिवर्तन के बाद काले वस्त्र वाले नेता में मजबूत जीवन शक्ति थी और लिन फैंग द्वारा उड़ाए जाने के बाद वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे। हालांकि 2 टकरावों के बाद काले कपड़े पहने व्यक्ति के नेता में लिन फैंग के साथ लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं थी। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को पता था कि वह लिन फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उसने पहले ही भागने के बारे में सोच लिया था। लेकिन भागने से पहले काले वस्त्रधारी व्यक्ति को यहाँ मौजूद प्रायोगिक सामग्रियों को नष्ट करना होगा, अन्यथा अगर वह बच भी गया तो जीनकल उसे जाने नहीं देगा। लिन फैंग उस खंडहर की ओर भागा जहाँ काले कपड़े वाला आदमी था। खंडहरों में कमजोर इंसानों को देखने के बाद लिन फैंग ने जल्दी से काले कपड़े पहने आदमी के नेता के पास जाने और ये देखने की योजना बनाई कि क्या वह इन इंसानों को बचा सकता है। यदि यह एक योद्धा होता तो लिन फैंग इसे अनदेखा कर सकते थे। क्योंकि आप योद्धाओं की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने सामने आने वाले खतरों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये लोग तो आम इंसान ही हैं। योद्धा आम लोगों की रक्षा के लिए होते हैं। इस समय काले वस्त्रधारी व्यक्ति के नेता ने एक काला रिमोट कंट्रोल निकाला। क्या आप लोगों को बचाना नहीं चाहते? उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। काले लिबास वाले आदमी के नेता ने अपना मुंह खोला और खुशी से हंसे। लिन फैंग की क्रोधित आंखों में काले लबादे वाले व्यक्ति ने रिमोट कंट्रोल दबा दिया। घर में बूम बूम की जोरदार आवाज हुई। लिन फैंग की आंखों के सामने साधारण लोग कीमा में बदल गए और विस्फोट हो गया। हाँ, क्या ये बहुत हताश है? क्या ये बहुत असहाय है? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने बिना किसी अपराध बोध के व्यंग्य किया। तुम सच में मरने के लायक हो। डोंट। जमीन एक विशाल गड्ढे में बदल गई और लिन फैंग एक पल में काले कपड़े पहने आदमी के बगल में दिखाई दिए। क्रैक। क्रोधित लोहे की मूर्ति ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति के पेट पर प्रहार किया और लिन फैंग के मुंह से काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आंखें बाहर निकल आईं। अनुशंसित पुस्तक वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपना हाथ ऊंचा उठाते हुए लिन फैंग ने अपनी कोहनी से प्रहार किया और काले कपड़े पहने नेता जमीन पर गिर पड़े। काले वस्त्रधारी नेता को पंगु बनाने की 2 चालें। लिन फैंग का रुकने का कोई इरादा नहीं था। गहरे गड्ढे से नीचे कूदते हुए लिन फैंग ने काले कपड़े पहने नेता के पैर खींचे और उसे बाहर खींच लिया, जैसे किसी मरे हुए कुत्ते को खींच रहे हों।
काले लबादे वाले नेता के पास अब विरोध करने की क्षमता नहीं थी और उसने डर के मारे लिनफेंग की ओर देखा। लिनफेंग की आंखें लाल थीं और उसके पूरे शरीर से हिंसक हत्या का इरादा झलक रहा था। काले लबादे वाले नेता को खींचते हुए लिनफेंग एक पत्थर के खंभे के नीचे आ गया। लिनफेंग के दूसरे हाथ में उसके पास एक लंबी तलवार थी जो उसने अभी अभी उठाई थी। लंबी तलवार से सफेद रोशनी चमकी और काले कपड़े पहने नेता का एक पैर आवाज के साथ टूट गया। आह! जिंदा एक पैर कट जाने के दर्द ने काले लिबास वाले नेता को लगातार चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है, ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे मजा लो। लिनफेंग के बोलने के बाद काले वस्त्रधारी नेता का दूसरा पैर भी लिनफेंग ने काट दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं जीन पंथ का उपयाजक हूँ, यदि तुम मुझे मारोगे तो जीन पंथ तुम्हें जाने नहीं देगा। काले लिबास वाले नेता ने दर्द सहा और बोले, जीन कल्ट, ये ठीक है, अगर वे नहीं आते हैं तो मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। जीन कल्ट, भविष्य में हत्या का मेरा लक्ष्य है। लिनफेंग का लहजा पागलपन भरा था और काले कपड़े पहनने वाले नेता की हरकतों ने लिनफेंग को पूरी तरह से नाराज कर दिया। काले लिबास वाले नेता की आंखों को नजरअंदाज करते हुए लिनफेंग ने फिर से हमला किया। दो तलवारों से काले वस्त्रधारी नेता की दोनों भुजाएं फिसल गईं। अब काले चोले वाला नेता इंसान की लाठी बन गया है। एक जंजीर ढूंढकर लिनफेंग ने काले वस्त्र वाले नेता को पत्थर के खंभे से बांध दिया। काले वस्त्र वाले नेता को देखते हुए जिनकी सांसें खून की कमी के कारण कमजोर हो रही थीं। पूरे 1 घंटे के बाद अत्यधिक खून बहने के कारण काले वस्त्रधारी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पूरे 1 घंटे तक काले कपड़े पहने नेता तब तक रोते रहे जब तक कि उनकी आवाज बंद नहीं हो गई। अध्याय 33 कांस्य युद्ध निकाय। लिनफेंग ने खड़े होने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि काले कपड़े पहने नेता की सांसें नहीं थम गईं। उसने एक गड्ढा खोदा और आम लोगों के सभी शवों को दफना दिया। जहां तक काले कपड़े पहने लोगों के शवों की बात है, लिनफेंग को उन्हें इकट्ठा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लिनफेंग को काले कपड़े पहने लोगों से नफरत थी, लेकिन वह शवों को छूने का मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन जिस बात ने लिनफेंग को निराश किया वह ये थी कि काले कपड़े पहने नेता की भंडारण रिंग में कुछ भी मूल्यवान नहीं था। क्रिस्टल कोर के ढेर के अलावा केवल किताबें थीं। पुस्तकों में आनुवंशिक संशोधन के तरीकों को दर्ज किया गया। लिनफेंग को आनुवंशिक संशोधन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने इन पुस्तकों को सीधे जला दिया। काले वस्त्र पहने लोगों ने लिनफेंग को बड़ी संख्या में ऊर्जा बिंदु प्रदान किए और वह फिर से अपग्रेड कर सकते थे। बुल डायमंड बॉडी रिफाइनिंग स्किल को लिनफेंग द्वारा लेवल 6 में अपग्रेड किया गया था। यदि इसे दोबारा अपग्रेड किया गया तो एक समय में 6000 ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होगी। काले वस्त्र पहने लोगों ने लिनफेंग को 50,000 से अधिक ऊर्जा बिंदु प्रदान किए, जो लिनफेंग को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त था। अपग्रेड बुल डायमंड बॉडी रिफाइनिंग स्किल। लिनफेंग की ताकत फिर से बढ़ने लगी। लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9। बुल डायमंड बॉडी फोर्जिंग कौशल पूरा हो गया है। मेजबान को विशेषता शारीरिक मजबूती प्राप्त करने के लिए बधाई। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा और लिनफेंग के शरीर में अचानक एक शक्तिशाली शक्ति प्रकट हुई जो लगातार लिनफेंग की ताकत को मजबूत कर रही थी। बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए लिनफेंग बहुत खुश हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कौशल उन्नयन पूरा हो गया है और इतना लाभ होगा। नींव, जो मूल रूप से उन्नयन से दूर थी, लगातार मजबूत हो रही है। लिनफेंग को लग रहा है कि नींव धीमी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लगभग 20,000 ऊर्जा बिंदु बचे हैं और लिनफेंग ने उन्नयन जारी रखने में संकोच नहीं किया। अब एकमात्र कौशल जिसे लिनफेंग अपग्रेड कर सकता है वह है क्रेजी स्टिक स्किल। अपग्रेड करें, अपग्रेड करें। क्रेजी स्टिक कौशल स्तर 5, स्तर 6, स्तर 7 पूर्ण। मेजबान को विशेषता भुजाओं की शक्ति को मजबूत करने की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बधाई। एक अजीब शक्ति फिर से प्रकट हुई जिसने लिनफेंग की बांह की ताकत को मजबूत किया। लिनफेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और मुक्का मारा। धमाका, एक मुक्का मारा गया, हवा संकुचित हो गई और 1 मीटर दूर दीवार पर पतली हवा से एक बड़ा छेद दिखाई दिया। नींव जो पहले से ही पूर्णता के करीब थी, पूरी तरह से परिपूर्ण हो गई थी और लिनफेंग के पास अभी भी 2000 से अधिक ऊर्जा बिंदु बचे थे जो स्तर को उन्नत करने के लिए पर्याप्त थे। निर्णायक क्यूई है दूसरा स्तर। क्यूई हाई की बाधा सीधे टूट गई और युवानली क्यूई हाई में बहती रही और फिर से विस्तार करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद लिनफेंग की सफलता समाप्त हो गई और क्यूई हाई फिर से कई गुना बढ़ गई। उनके शरीर पर बढ़ती शक्ति ने लिनफेंग को बहुत तरोताजा महसूस कराया और उन्होंने सिस्टम पैनल खोल दिया। नाम लिनफेंग। स्तर क्यूई है दूसरा स्तर 0/3000। ऊर्जा अंक 410। कौशल कोई नहीं। जादुई शक्ति ब्लैक आयरन बैटल बॉडी। कौशल कॉलम में कोई कौशल नहीं है, लेकिन मार्शल आर्ट जिसे पूर्णता में उन्नत किया गया है लिनफेंग की प्रवृत्ति बन गई है और इसे भुलाया नहीं जाएगा। अनुशंसित पुस्तक वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। खाली कौशल कॉलम को देखते हुए लिनफेंग ने वापस जाने और अभ्यास करने के लिए कुछ और कौशल खोजने की योजना बनाई, अन्यथा अपग्रेड गति धीमी हो जाएगी। अपग्रेड के बाद लिनफेंग परीक्षण करना चाहता है कि जब वह अपनी पूरी ताकत झोंक देगा तो वह किस स्तर तक पहुंच सकता है। सबसे पहले ब्लैक आयरन बैटल बॉडी को सक्रिय करें। जैसे ही लिनफेंग ने परिवर्तन पूरा किया, असामान्यता उभर आई। ये पता चला है कि मेजबान की शारीरिक ताकत पर्याप्त है और ब्लैक आयरन बैटल बॉडी को अपग्रेड किया गया है। यह आवाज सुनकर लिनफेंग बहुत खुश हुए। लिनफेंग के लिए ब्लैक आयरन बैटल बॉडी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करने का सबसे मजबूत साधन है। अब जब ब्लैक आयरन बैटल बॉडी अपग्रेड होने जा रही है और अधिक शक्तिशाली हो गई है तो लिनफेंग कैसे खुश नहीं होंगे। मूल रूप से गहरे रंग की त्वचा पर कांस्य धारियां दिखाई देती रहती हैं और इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। लिनफेंग के शरीर की सतह का दहना और फिर मरम्मत जारी है। कुछ ही समय बाद लिनफेंग एक खूनी आदमी बन गया और लिनफेंग को दर्द महसूस नहीं होगा, अन्यथा इस तरह का दर्द आम लोग वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकते। आधे घंटे बाद काली त्वचा पूरी तरह से कांस्य में बदल गई। ब्लैक आयरन बैटल बॉडी को सफलतापूर्वक ब्रॉन्ज बैटल बॉडी में अपग्रेड किया गया। अध्याय 34 यांगचेंग पर लौटें। कांस्य युद्ध निकाय में वृद्धि ने लिनफेंग को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। एक मौके से हवा में गर्जना के साथ विस्फोट हो गया। शुद्ध आक्रमण शक्ति क्यूई सागर के 7वें स्तर तक पहुंच गई है। रक्त जलाने वाली तकनीक का उपयोग जारी रखते हुए लिनफेंग की गति फिर से बढ़ गई। पूरे शरीर में ऊर्जा और खून बढ़ने के साथ लिनफेंग ने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर मुक्का मारा। बूम, जमीन हिल गई और लिनफेंग के मुंह से 5 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। डोंग डोंग डोंग, लिनफेंग जमीन पर बमबारी करते रहे। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद लिनफेंग ने बमबारी करना बंद कर दिया और लिनफेंग के हथौड़े के कारण 10 मीटर से अधिक की त्रिज्या वाली भूमि को जबरन एक स्तर से कम कर दिया गया।
लिन फेंग अपनी विनाशकारी क्षमता से बहुत संतुष्ट थे। सभी तकनीकों के सक्रिय होने के बाद क्यूई सागर क्षेत्र में लिन फेंग का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। केवल वे प्रतिभाशाली लोग जिनके पास जादुई शक्तियां हैं या विशेष रूप से शक्तिशाली तकनीकों का अभ्यास करते हैं लिन फेंग के साथ खड़े हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में लिन फेंग की ताकत शारीरिक प्रशिक्षण के सामान्य चौथे स्तर से वर्तमान अजेय क्यूई हाई तक बढ़ गई है। सिस्टम बहुत शक्तिशाली है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ यांगचेंग बेस में जब तक वह मानव जाति के खिलाफ नहीं जाता लिन फेंग का मूल रूप से कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपडेट जानने के लिए हाल ही में किताबें पढ़ रहा हूं। मैं स्रोत बदल सकता हूं और कई ध्वनियों के साथ ऊंची आवाज में पढ़ सकता हूं। इसे एंड्रॉइड और एप्पल दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरो लिन फेंग को बाहर आए लगभग 1 सप्ताह हो गया है और वह अब थोड़ा उब गया है। ये वापस जाने और घूमने का समय है। खुश मूड में लिन फेंग गाना गाने से खुद को नहीं रोक सकी। अजयता बहुत बहुत अकेली है। ... जैसे ही लिन फेंग ने गाया आभा अचानक उसके चारों ओर प्रकट हो गई और लाल रंग की 2 जोड़ी आंखें लिन फेंग को घूरने लगी। इनमें से प्रत्येक अजीब जानवर लिन फेंग के गायन को बाधित करने की कोशिश करते हुए गुनगुनाता रहा। लिन फेंग ने आसपास के माहौल को महसूस किया और थोड़ा असहाय महसूस किया। क्या ऐसा है कि लिन फेंग का गायन इतना प्रिय है? आप मुझे रोकने के लिए बाहर आने के बजाय मरना पसंद करेंगे। यदि आप संगीत की सराहना करना नहीं जानते तो मर जाए। लिन फेंग, जो बहुत दुखी थे, ने सीधे कार्रवाई की और विदेशी जानवरों के समूह में प्रवेश किया। लोगों को मारते समय लिन फेंग गाना नहीं भूले। विदेशी जानवर भी पागल लग रहे थे और लिन फेंग की ओर दौड़ते रहे। अंत में लिन फेंग गाना गाते गाते थक गए और रुक गए। जैसे ही लिन फेंग ने बात करना बंद किया पागल जानवर ने अचानक अपनी प्रेरणा वापस पा ली। लिन फेंग से लड़ना बंद कर दिया और अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ दबाकर भाग गया। बेतहाशा भागते हुए विदेशी जानवरों को देखकर लिन फेंग को कुछ आत्मसंदेह होने लगा। क्या सचमुच मेरी गायकी इतनी घटिया है? ये सोचकर लिन फेंग ने भी संगीत के बिना इन अजीब जानवरों का पीछा करने में रुचि खो दी। कुछ देर तक उदास रहने के बाद लिन फेंग के मन में अचानक एक विचार आया। क्या उसे एक बड़ा स्टीरियो तैयार करना चाहिए और विशेष रूप से अजीब जानवरों को आकर्षित करने के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड करने चाहिए? ऊर्जा बिंदुओं की अंतहीन आपूर्ति के बारे में सोचते हुए लिन फेंग को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में पानी आ रहा हो। विदेशी जानवरों द्वारा आत्मघाती हमलों की इस लहर ने लिन फेंग को 20,000 से अधिक ऊर्जा बिंदुओं का योगदान दिया। जो ऊर्जा बिंदु समाप्त हो गए थे वे फिर से पूर्ण हो गए। ये सिर्फ इतना है कि लिन फेंग के पास अब अपग्रेड करने के लिए कोई कौशल नहीं है। इसलिए वापस जाने के बाद लिन फेंग ने पहले तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल द्वारा वादा किए गए पुरस्कारों को इकट्ठा करने का फैसला किया। हालांकि वह रूपांतरित नहीं हुआ था, लिन फेंग अभी भी पूरी गति से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। आने में आधा दिन और वापस आने में 3 घंटे लग गए। जैसे ही वह भागा उसके पीछे पीले धुएं का निशान था। सड़क पर चल रहे योद्धाओं को ये देखकर आंखें भरनी पड़ीं। जंगल क्षेत्र में तुम्हारी इतनी बेईमानी की हिम्मत कैसे हुई? रास्ते में जानवर लिन फेंग की शक्तिशाली आभा से भयभीत थे और परेशानी पैदा करने के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यात्रा प्रतिकूल रही और लिन फेंग यांगचेंग लौट आए। जब मैं वापस आता हूं तो सबसे पहले घर जाकर स्नान करता हूं। इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद मुझे कभी नहाने का मौका नहीं मिला। हालांकि हर बार मरने पर लिन फेंग का शरीर एक नया रूप धारण कर लेगा, लेकिन अगर मैं स्नान नहीं करता तो मुझे हमेशा असहजता महसूस होती है। लिन फेंग सोच रहा था कि क्या उसे अगली बार बाहर जाते समय अपने साथ ले जाने के लिए एक बाथटब खरीदना चाहिए। अन्यथा अगर वह बिना स्नान किए 1 महीने तक जंगल के इलाके में रहता तो लिन फेंग ने सोचा कि वह पागल हो जाएगा। अध्याय 35 मार्शल आर्ट स्कूल से पुरस्कार। एक दिन घर पर अच्छे आराम के बाद आखिरकार छुट्टियां खत्म हो गईं। उठने और कपड़े बदलने के बाद लिन फेंग 3rd मार्शल आर्ट स्कूल की ओर चल दिए। यांगचेंग में कई हाई स्कूल हैं, लेकिन कुल मिलाकर केवल 10 मार्शल आर्ट स्कूल हैं। यांगचेंग में मार्शल आर्ट स्कूलों में तीसरा मार्शल आर्ट स्कूल जहां लिन फेंग स्थित है को केवल मध्य में स्थान दिया जा सकता है। क्लासरूम। लिन फेंग ने वापस जाने की योजना नहीं बनाई। लिन फेंग के लिए कक्षा में पढ़ाई जारी रखना वास्तव में समय की बर्बादी है। इस समय के साथ शहर से बाहर जाना और अधिक राक्षसों को मारना बेहतर है। अब अपग्रेड करने के लिए कोई मार्शल आर्ट नहीं है। लिन फेंग 2 मार्शल आर्ट पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। शिक्षक हुआन वेई, मुझे अपना इनाम कहाँ मिल सकता है? लिन फेंग ने बिना किसी शर्मिंदगी के फोन मिलाया और सीधे बात की। ओह, ये सहपाठी लिन फेंग है, पहले मेरे कार्यालय आओ, मैं तुम्हें इनाम दिलाने के लिए ले जाऊंगा। यांगचेंग 3rd मार्शल आर्ट स्कूल में केवल 2 छात्रों के रूप में जिन्होंने जादुई शक्तियों और शक्तिशाली लड़ाकू शरीर की जादुई शक्तियों को जागृत किया है, हुआन वेई बहुत उत्साही हैं। गलियारे के साथ लिन फेंग हुआन वेई के कार्यालय में आए। जब उन्होंने लिन फेंग को देखा तो हुआन वेई आश्चर्यचकित रह गए। अन्य लोग लिन फेंग पर युआन बल के उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन गैंगयुआन काल के ताकतवर व्यक्ति के रूप में हुआन वेई स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि लिन फेंग के पास छिपने के लिए कहीं नहीं है। लिन फेंग, क्या आप सफल हो गए हैं? हुआन वेई ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही इससे बाहर निकला हूँ और अब मैं क्यूई हाई के दूसरे स्तर पर पहुंच गया हूँ। लिन फेंग का कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। वैसे किताबें पढ़ने और सुनने के लिए मौजूदा समय में सबसे अच्छा ऐप नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपको सुअर होने का नाटक करने और बाघ को खाने की क्या जरूरत है, बड़े आदमी? अगर आप में क्षमता है तो दिखाओ। लिन फेंग की बातें सुनकर हुआन वेई का मुंह हिल गया और उसके दिल में बहुत खटास महसूस हुई। जागृत जादुई शक्ति, क्या यह इतना अद्भुत है? कुछ दिनों तक इसे न देखने के बाद आप क्यूई हाई के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। क्यूई हाई क्षेत्र में प्रवेश करने की कठिनाई के बारे में सोचकर हुआन वेई रोना चाहता था, लेकिन जीवन को अभी भी आगे बढ़ना है। हुआन वेई केवल मुस्कुरा सकते हैं। हालांकि हुआन वेई को भी थोड़ा अजीब लगा। एक अन्य छात्र जिसने तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल की जादुई शक्ति को जागृत किया, सुनहाओ, जो अब तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल में प्रथम स्थान पर है, उसकी ताकत में इतनी तेजी से सुधार नहीं हुआ। क्या लड़ाकू निकाय की जादुई शक्ति इतनी शक्तिशाली है? हुआन वेई थोड़ा भ्रमित थे। हालांकि हुआन वेई गैंगयुआन स्टेज विशेषज्ञ थे, लेकिन वह जादुई शक्तियों के बारे में बहुत कम जानते थे। हालांकि हुआन वेई ने अपने दिल में लिन फेंग को अधिक महत्व दिया। जब तक लिन फेंग ने इस उन्नयन गति को बनाए रखा, इस बात की अच्छी संभावना थी कि 3rd मार्शल आर्ट स्कूल के पास आगे के अध्ययन के लिए जियांगन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त जगह होगी। जब तक जियांगन मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में छात्र प्रवेश कर रहे थे, तीसरे मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय के पास अगले वर्ष अधिक संसाधन होंगे और अधिक विशेषज्ञ तैयार करने में सक्षम होंगे।
यांगचेन केवल तीसरी श्रेणी का शहर था। जियांगन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय जियांगचेन में स्थित था और जियांगचेन प्रथम श्रेणी का शहर था। यांगचेन और जियांगचेन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए यांगचेन के पास हर साल जियांगन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए केवल 10 स्थान थे और इन 10 स्थानों में से अधिकांश स्थान यांगचेन के प्रथम मार्शल आर्ट्स स्कूल के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए थे। थर्ड मार्शल आर्ट्स स्कूल के किसी भी छात्र ने कई वर्षों तक जियांगन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था। मार्शल आर्ट्स स्कूल हाई स्कूल नहीं है और वे निष्पक्षता पर जोर देते हैं। कमजोर लोग ताकतवर होते हैं और केवल मजबूत ताकत वाले ही अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मार्शल आर्ट्स स्कूल छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पर रोक नहीं लगाएगा और यहाँ तक कि बदमाशी करने वालों की भी स्कूल परवाह नहीं करेगा। यदि आप अलग दिखना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें और अपनी ताकत को इतना मजबूत बनाएं कि सभी उत्पीड़न को तोड़ सकें। हुआंग वेई ने कई वर्षों तक थर्ड मार्शल आर्ट्स स्कूल के लिए काम किया है, इस उम्मीद में कि वे कुछ छात्रों को प्रशिक्षित कर सके जो जियांगन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकें। लिनफेंग की प्रतिभा को देखने के बाद हुआंग वेई ने अपने द्वारा तैयार किए गए इनाम को फिर से बढ़ाया, यह उम्मीद करते हुए कि लिनफेंग उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं और जियांगन मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कोटा जीत सकते हैं। छात्र लिनफेंग, मुझे आश्चर्य है कि आप किस प्रकार के कौशल और मार्शल आर्ट चाहते हैं, हुआंग वेई ने पूछा। हुआंग वेई की बातें सुनकर लिनफेंग थोड़ा भ्रमित हो गए। गुणों में अंतर कैसे हो सकता है? अध्याय 36 युआन दान। लिनफेंग के चेहरे पर भाव देखने के बाद हुआंग वेई ने समझाना शुरू किया। ये पता चला है कि जब एक योद्धा क्यूई हाई दायरे में पहुंचता है तो उसे अब शरीर निर्माण अभ्यास नहीं करना चाहिए, बल्कि अभ्यास पर स्विच करना चाहिए। और युवानली का अभ्यास करने के अभ्यासों को विभिन्न विशेषताओं में विभाजित किया गया है। सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी जैसे सामान्य गुण हैं और गड़गड़ाहट, हवा, यिन और यांग जैसे विशेष गुण हैं। हालांकि तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल में मूल रूप से कुछ विशेष विशेषता अभ्यास हैं और स्तर पीले स्तर का केवल निचला ग्रेड है। सिफारिश, किताबों का पीछा करना वास्तव में उपयोगी है, यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई जा सकता है और इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये सुनने के बाद लिनफेंग की दिलचस्पी खत्म हो गई। निम्न श्रेणी के पीले स्तर के व्यायाम अब लिनफेंग के लिए अधिक आधार प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऊर्जा बर्बाद न करें। लिनफेंग, मुझे अपनी आवश्यकताएं बताओ। हुआंग वेई ने लिनफेंग की ओर देखा और पूछा। लिनफेंग ने कुछ देर सोचा और अंत में कहा, शिक्षक, मैं शरीर का अभ्यास करना चाहता हूँ। लिनफेंग की बातें सुनकर हुआंग वेई इतना डर गए कि उन्होंने पानी उगल दिया। लिनफेंग, आप सही हैं, क्या आप वास्तव में शरीर प्रशिक्षण पद्धति का अभ्यास करना चाहते हैं? शारीरिक प्रशिक्षण बहुत दर्दनाक है, आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में फिर से सोचें। हुआंग वेई ने न केवल मना लिया बल्कि लिनफेंग के विचार को दूर भी करना चाहा। ठीक है गुरुजी, कुछ मत कहो, बस इतना बताओ कि कोई है या नहीं। लिनफेंग की आंखें सकारात्मक थीं। लिनफेंग की आंखों में देखते हुए हुआंग वेई ने आंख भरी और अननय करना बंद कर दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि लिनफेंग की मार्शल आर्ट ने स्टिक पद्धति को चुना, हुआंग वेई ने लिनफेंग को कार्यालय में इंतजार करने के लिए कहा और चले गए। दरअसल हुआंग वेई के स्पेस रिंग में लिनफेंग के लिए इनाम तैयार किया गया था, लेकिन लिनफेंग की प्रतिभा को देखने के बाद हुआंग वेई ने बेहतर इनाम के बदले में लिनफेंग को अपने लिए चुनने देने का फैसला किया। हुआंग वेई को उम्मीद नहीं थी कि लिनफेंग की पसंद ऐसी होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और जब लिनफेंग बेसब्री से इंतजार करने वाला था, हुआंग वेई आखिरकार वापस आ गया। एक विचार के साथ हुआंग वेई के हाथ में अमृत की एक बोतल और 2 गुप्त किताबें दिखाई दी। हुआंग वेई ने लिनफेंग के लिए 2 अभ्यास तैयार किए, अर्थात पीले स्तर के मध्य ग्रेड बॉडी रिफाइनिंग व्यायाम, जेड बॉडी रिफाइनिंग व्यायाम और पीले स्तर के मध्य ग्रेड स्टिक विधि, ब्रोकन वेव्स की 10 शैलियां। जेड बॉडी रिफाइनिंग एक्सरसाइज थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल की सबसे शक्तिशाली बॉडी रिफाइनिंग एक्सरसाइज है। पूर्ण विकसित होने के बाद पूरा शरीर जेड के समान कठोर हो जाता है और टूटी हुई लहरों की 10 शैलियां पूरी तरह से विकसित होने के बाद एक छड़ी एक पहाड़ को तोड़ सकती है। दोनों ही बहुत शक्तिशाली व्यायाम हैं। लिनफेंग इन दोनों अभ्यासों से बहुत संतुष्ट थे। अभ्यास पढ़ने के बाद लिनफेंग ने आखिरी गोली को देखा। लिनफेंग, यह एक पीले स्तर की गोली है, ज़ेग्युआन गोली, जो क्यूई हाई पीक 20 के क्रिस्टल कोर और विभिन्न महान दवाओं से बनाई गई है। ये बहुत कीमती है। हुआंग वेई का स्वर सतर्क था। एक ज़ेग्युआन गोली क्यूई हाई के 5वें स्तर से नीचे के योद्धा को एक दायरे को तोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। हुआंग वेई की बातें सुनने के बाद लिनफेंग को इस गोली की भूमिका समझ में आई। हालांकि लिनफेंग को गोली की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह गोली की कीमतीता को भी समझते थे। यदि भविष्य में उसके पास पैसे खत्म हो गए तो लिनफेंग को लगा कि वह एक कदम उठा सकता है। धन्यवाद शिक्षक। लिनफेंग को हुआंग वेई की दयालुता याद थी और अगर उसे मौका मिला तो वह उसे चुकाएगा। जिस समय लिनफेंग को पुरस्कार मिल रहा था उसी समय थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल के लिनफेंग के कार्यालय में बातचीत चल रही थी। अवेई, इस बार स्कूल ने लिनफेंग को 2 गुप्त पुस्तकों और एक ज़ेग्युआन गोली का इनाम दिया। थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल के शिक्षण विभाग के उपनिदेशक लीलिन ने हल्के ढंग से कहा। लीलिन द्वारा उल्लिखित अवेई कियान वेई था, जो थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल में एकमात्र व्यक्ति था जिसने लिनफेंग के अलावा अपनी जादुई शक्तियों को जागृत किया था। अंकल, ज़ेग्युआन गोली पाने के लिए लिनफेंग के पास क्या योग्यताएं हैं? कियान वेई अनिच्छा से चिल्लाया। ज़ेग्युआन गोली बहुत मूल्यवान है और यहाँ तक कि थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल भी इसे आसानी से पुरस्कार के रूप में नहीं देगा। अब हुआंग वेई ने वास्तव में लिनफेंग को ज़ेग्युआन गोली से पुरस्कृत किया और हुआंग वेई बहुत अनिच्छुक थे। चूंकि आप अनिच्छुक हैं तो इसे स्वयं दूर करने का कोई रास्ता खोजें। लीलिन के स्वर में शीतलता का आभास हुआ। शिक्षण के उपनिदेशक के रूप में लीलिन हमेशा हुआंग वेई के दबाव में रहे हैं। उनके भतीजे के लिए उनकी जादुई शक्तियों को जगाना आसान नहीं है और अब एक और लिनफेंग है। लीलिन स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी हैं। वह हुआंग वेई के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से लिनफेंग को दोषी ठहराया। अध्याय 37 कियान वेई। ये खबर कि लिनफेंग ने लड़ने वाले शरीर की जादुई शक्ति को जगाया है पहले ही पूरे थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल में फैल चुकी थी और कियान वेई खुद लिनफेंग को जानते थे। कियान वेई ने जो जादुई शक्ति जगाई वह सिर्फ त्वचा को सख्त करना था, जिससे उनकी ताकत पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। ये सुनकर कि लिनफेंग ने लड़ने वाले शरीर की जादुई शक्ति को जागृत कर लिया है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, उसे बहुत ईर्ष्या हुई। हालांकि कियान वेई ने लिनफेंग को गंभीरता से नहीं लिया। तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल में शीर्ष छात्र के रूप में कियान वेई पहले से ही क्यूई हाई के दूसरे स्तर के मार्शल कलाकार थे। लिनफेंग पहले केवल 4थी श्रेणी के बॉडी रिफाइनर थे और भले ही उन्होंने जादुई शक्ति जगाई हो, कियान वेई ने नहीं सोचा था कि लिनफेंग उनके लिए खतरा होंगे। लेकिन अब हुआंग वेई ने वास्तव में लिनफेंग को ज़ेग्युआन डैन से पुरस्कृत किया जो कियान वेई ने कभी प्राप्त नहीं किया था और कियान वेई की ईर्ष्या भड़क उठी। वह थोड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है।
ज़ेग युआनडेन पाने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? ये सिर्फ मुझे क्यूई हाई के तीसरे स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए हुआ। ईमानदारी से कहूं तो मैं हाल ही में किताबों को पढ़ने, स्रोतों को बदलने, कई आवाज़ों के साथ जोर से पढ़ने, एंड्रॉइड और एप्पल पर उपलब्ध होने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यूरो कियान वेई ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सीधे लिन फैंग के हाथ से ज़ेग युआनडेन को छीनने की योजना बनाई। वैसे भी थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल छात्रों के बीच लड़ाई पर रोक नहीं लगाता है। लिन फैंग खजाना नहीं रख सकते, इसलिए वह दूसरों को दोष नहीं दे सकते। एक योजना के साथ कियान वेई ने अपने चाचा लीलिन से कुछ कहा और कार्यालय छोड़ दिया। लीलिन की पीठ को देखते हुए लीलिन की आंखें रोशनी की चमक से चमक उठीं और लिन फैंग ने भी हुआंग वेई को अलविदा कहा और घर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लिन फैंग स्कूल के गेट की ओर बढ़े, एक तेज गति लिन फैंग की ओर बढ़ी। लिन फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और थोड़ा दिलचस्प महसूस किया। क्या यह उसे फिर से अंक देने के लिए है? कियान वेई ने बिना छुपे अपनी गति जारी की और लिन फैंग पर अत्याचार किया। जल्द ही कियान वेई के व्यवहार ने आसपास के सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। लिन फैंग और कियान वेई वहीं खड़े रहे और अधिक से अधिक छात्र देखते रहे। लिन फैंग ने कियान वेई को उकसाया, वह समाप्त हो गया। कियान वेई को उकसाने की हिम्मत करें, लिन फैंग वास्तव में मौत से नहीं डरते। ... भले ही कियान वेई ने अपनी जादुई शक्तियां नहीं जगाई हैं, वह पहले से ही स्कूल में प्रथम है, इसलिए छात्रों को कियान वेई से विशेष ईर्ष्या नहीं होती है। लिन फैंग पहले केवल चौथी श्रेणी का बॉडी रिफाइनर था, लेकिन वह इतना भाग्यशाली था कि उसने अपनी जादुई शक्ति को जगाया और एक कदम में आकाश तक उड़ गया। स्वाभाविक रूप से कई लोग लिन फैंग से ईर्ष्या करते थे। अब ये देखकर कि लिन फैंग वास्तव में कियान वेई के खिलाफ थे, कई लोग खुश हो रहे थे। लिन फैंग, मुझे आपके हाथ में मौजूद ज़ेग युआनडेन में बहुत दिलचस्पी है और मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए उधार लेना चाहता हूँ। कियान वेई ने आंखों में लालच के साथ लिन फैंग से कहा। कियान वेई के शब्दों ने पूरे दर्शकों को फिर से शोर मचा दिया। लिन फैंग को ज़ेग युआनडेन क्यों मिल सकता है? एक छात्र ने असंतुष्ट होकर कहा। हाँ, क्यों? यहाँ तक कि कियान वेई को भी ज़ेग युआनडेन कभी नहीं मिला, लिन फैंग को ये क्यों मिल सकता है? ये जानकर कि लिन फैंग ने अपनी जादुई शक्ति जागृत कर ली है, उन्हें सबसे अधिक ईर्ष्या हुई। और अब वेई को वास्तव में ज़ेग युआनडेन मिल गया और असंतोष फैलने लगा। कियान वेई की बातें सुनकर लिन फैंग को पता चला कि कियान वेई ने अचानक उसे क्यों परेशान किया। लेकिन लिन फैंग वास्तव में जानना चाहता था कि कियान वेई इतना बेशर्म क्यों था और उसने उससे गोली उधार लेने के लिए कहा। हालांकि ज़ेग युआनडेन लिन फैंग के लिए किसी काम का नहीं था, लिन फैंग इसे कियान वेई को देने के बजाय कुत्ते को खिलाना पसंद करेंगे। लिन फैंग ने अन्य छात्रों के असंतोष को नजरअंदाज कर दिया। यदि आप असंतुष्ट हैं तो आप मुझे परेशान करने आते हैं, तुम्हें तो बस बकवास करना आता है। लिन फैंग को इस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। क्या तुम अधिक बेशर्म हो या मोटी चमड़ी वाले? मैं तुम्हें गोली उधार देना चाहता हूँ। लिन फैंग ने कियान वेई की अहंकारी अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग की बातें सुनकर कियान वेई की आंखें गुस्से से भर गईं। कियान वेई को समझ नहीं आया कि लिन फैंग को उनसे ये कहने का साहस के साथ विश्वास के साथ करना पड़ा। लिन फैंग, मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो बस ज़ेग युआन गोली आज्ञाकारी रूप से सौंप दें। कियान वेई की गति और भी मजबूत हो गई। लिन फैंग पर अत्याचार करते हुए लिन फैंग को सहमत होने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई। यदि यह कोई और होता तो वे अभी भी कियान वेई की गति के दबाव में झुक सकते थे, लेकिन लिन फैंग के लिए यह बहुत कमजोर था। लिन फैंग ने कियान वेई से अधिक शक्तिशाली कई राक्षसों और योद्धाओं को मार डाला था, तो वह इस गति की परवाह कैसे कर सकते थे? अध्याय 38 पागल कियान वेई। ये देखकर कि उसकी आभा का लिन फैंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कियान वेई का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। लिन फैंग, तुम मौत की तलाश में हो? कियान वेई का चेहरा उदास था। क्या तुम सचमुच इसे चाहते हो? यदि तुम इसे चाहते हो तो और इसे स्वयं ले आओ। लिन फैंग के चेहरे पर उपहास का भाव झलक गया। कियान वेई अंततः इसकी मदद नहीं कर सका और उसके शरीर में जानलेवा इरादे के संकेत के साथ वह सीधे लिन फैंग की ओर चला गया। मूल रूप से कियान वेई को ज़ेग युआन गोली मिलने वाली थी, लेकिन अब कियान वेई ने लिन फैंग को नष्ट करने की योजना बनाई और दूसरों को कियान वेई को अपमानित करने के भाग्य के बारे में बताया। ये खत्म हो गया, लिन फैंग खत्म हो गया। यदि आप कियान शाओ को नाराज करते हैं तो लिन फैंग शायद मौत की तलाश में है। ... हालांकि लिन फैंग ने भी अपनी जादुई शक्तियों को जागृत किया। आखिरकार उनकी ताकत पहले बहुत अच्छी नहीं थी और किसी ने नहीं सोचा था कि लिन फैंग कियान वेई के प्रतिद्वंद्वी होंगे। कियान वेई के व्यवहार के लिए ये छात्र न केवल लिन फैंग की मदद करना चाहते थे, बल्कि कई लोगों को उम्मीद थी कि कियान वेई सीधे लिन फैंग को नष्ट कर देंगे। एक कम प्रतिभा का मतलब एक अधिक संसाधन है। योद्धाओं के युग में इतनी दया नहीं होती। कियान वेई अपनी आभा जमा करते हुए चले। चूंकि वह अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, कियान वेई ने एक चाल से लिन फैंग को नष्ट करने की योजना बनाई। जब तक लिन फैंग नष्ट हो गया, कियान वेई का मानना था कि थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल उसे गिरी हुई प्रतिभा के लिए परेशान नहीं करेगा। आखिरकार कियान वेई के चाचा के पास थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल में बहुत शक्ति थी। कुछ ही दूरी पर हुआंग वेई और लीलिन मैदान पर गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। हुआंग वेई को लिन फैंग की ताकत का पता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कियान वेई लिन फैंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। हालांकि हुआंग वेई लंबे समय से लीलिन से नाखुश थे और कियान वेई लीलिन का आदमी था, इसलिए वह लीलिन को शर्मिंदा कर सकता था। इसलिए हुआंग वेई को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। लीलिन को लिन फैंग की ताकत का पता नहीं था और उन्हें यह भी विश्वास था कि कियान वेई निश्चित रूप से लिन फैंग को हराने और हुआंग वेई को शर्मिंदा करने में सक्षम होंगे। स्कूल के गेट पर कियान वेई की गति अंततः अपने चरम पर पहुंच गई। तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल में कोई भी मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। कियान वेई, लिन फैंग आप पहले हैं। कियान वेई बहुत जोश में थे। ये ठीक है, भविष्य में बहुत कुछ होगा, तुम्हें अनुकूलन करना सीखना होगा। लिन फैंग के चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। बुक चेजिंग ऐप की अनुशंसा मुझे एक पुराने पुस्तक मित्र ने की थी, जो मुझे 10 वर्षों से जानता है। ये सचमुच बहुत उपयोगी है। मैं इसका उपयोग गाड़ी चलाते समय या बिस्तर पर जाने से पहले समय बिताने के लिए, किताबें पढ़ने और सुनने के लिए करता हूँ। आप द्वारा इसे यहाँ पर डाउनलोड किया जा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लिन फैंग के शब्दों ने कियान वेई को पूरी तरह से विस्फोटित कर दिया। उसने कई मीटर तक एक कदम बढ़ाया, उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया और लिन फैंग को जोरदार मुक्का मारा। ये देखकर कि उसकी मुट्ठी लिन फैंग को मारने वाली थी, कियान वेई की आंखें खुशी से भर गईं, जैसे कि उसने लिन फैंग के अपंग होने के बाद रोने का दृश्य देखा हो। और लिन फैंग ने अंततः एक चाल चली। लिन फैंग ने अपनी हथेली फैलाई, अपना हाथ घुमाया, काली छाया में बदल गया और कियान वेई को थप्पड़ मारा।
कियान वेई, जिन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था कि वह सफल हो गए हैं, ने अचानक एक काली छाया को अपने चेहरे पर हमला करते देखा और सहज रूप से अपने चेहरे की रक्षा के लिए अपनी मूर्ति पीछे हटाना चाहा। लेकिन कियान वेई ने पाया कि हमलावर काली छाया बहुत तेज थी और उसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता था। स्नैप! लिनफेंग की हथेली सीधे कियान वेई के चेहरे पर लगी, जिससे एक कर्कश ध्वनि निकली। कियान वेई को तभी महसूस हुआ कि एक बड़ी ताकत हमला कर रही है और फिर वह अनियंत्रित होकर उड़ गया। डोंग! कंपन के साथ कियान वेई जमीन पर लेट गया। अचानक हुए बदलाव से जो छात्र देख रहे थे उनका मुंह खुला का खुला रह गया और वे इतने आश्चर्यचकित हुए कि कुछ बोल नहीं सके। जमीन पर लेटे हुए कियान वेई ने अपने चेहरे पर जलन महसूस करते हुए अपना चेहरा ढक लिया और काफी देर तक ठीक नहीं हो सके। लिनफेंग ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। ये कैसे संभव है? लिनफेंग सिर्फ एक शारीरिक प्रशिक्षण योद्धा है, ये कैसे संभव है? कियान वेई को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले ही पल कियान वेई की आंखों पर सीधे बमबारी हुई। तीसरे स्कूल में शीर्ष छात्र बनने के बाद से कियान वेई को ऐसा अपमान कब मिला है? भविष्य में चेहरे पर थप्पड़ खाने की शर्मिंदगी के बारे में सोचकर कियान वेई पूरी तरह से पागल हो गया। लिनफेंग, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। कियान वेई का हाथ चमक उठा और कियान वेई के हाथ में एक लंबा चाकू दिखाई दिया। पूरी तरह से पागल कियान वेई ने इस नियम की अनदेखी कर दी थी कि स्कूल की लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी और अब वह सिर्फ लिनफेंग को मारना चाहता था। अध्याय 39, कियान वेई को परास्त करें। श्वा! कियान वेई की युवानली ने ब्लेड डाला और लिनफेंग की ओर चला गया। जब वह लिनफेंग के पास पहुंचने ही वाला था, कियान वेई ने ऊंची छलांग लगा दी। टूटे हुए पानी के 3 चाकू, मर जाओ। एक दहाड़ के साथ कियान वेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक शक्तिशाली चाकू आभा के साथ लिनफेंग की ओर हमला किया। लंबे चाकू को आते देख लिनफेंग थोड़ा गुस्से में थे। मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन तुम अब भी अपने दादा को मारना चाहते हो। ये सोचते हुए लिनफेंग के हाथ पर अचानक कांसे का एक निशान चमक गया। काला लौह युद्ध निकाय कांसे युद्ध निकाय की ओर आगे बढ़ा। भले ही लिनफेंग रूपांतरित न हुए हों, वे कांसे युद्ध निकाय की शक्ति का कुछ हिस्सा उपयोग कर सकते थे। क्लैंग! लिनफेंग का हाथ और लंबा चाकू टकराया, जिससे तेज आवाज हुई। पूरी तरह से मांस और कियान वेई के लंबे चाकू पर भरोसा करते हुए लिनफेंग का हाथ बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ, जो कांसे युद्ध शरीर की ताकत को दर्शाता है। कियान वेई के लंबे चाकू को हथेली से मारकर गिराने के बाद लिनफेंग ने एक और चाल चली और उसे हथेली से मार गिराया। स्नैप! एक और तेज आवाज आई और कियान वेई को लिनफेंग ने फिर से थप्पड़ मार दिया। कियान वेई इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके कि लिनफेंग ने अपना चेहरा ढकते समय उन्हें 2 बार थप्पड़ मारा था। असंभव, मैं यह नहीं कर सकता। कियान वेई अपनी विफलता को स्वीकार नहीं कर सके। उसने फिर खड़े होकर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और उसके शरीर पर एक काली चमक दिखाई दी। लंबी तलवार फिर से लिनफेंग की ओर कटी और उसकी गति फिर से बढ़ गई। मेरे लिए मरो! कियान वेई अनिच्छा से दहाड़ने लगे। लगातार उकसावे ने लिनफेंग को क्रोधित कर दिया। दोबारा हाथ बढ़ाने पर कांसे रंग चमक उठा। कियान वेई की तलवार पर तलवार की ऊर्जा सीधे लिनफेंग द्वारा कुचल दी गई थी और लंबी तलवार सीधे लिनफेंग के हाथ में पकड़ी गई थी। तेज ब्लेड लिनफेंग के हाथ पर घाव भी नहीं बना सका। कियान वेई ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और लिनफेंग के हाथ से लंबी तलवार छीनने की कोशिश में उसकी युवानली फट गई। लेकिन कियान वेई ने पाया कि उसकी लंबी तलवार बिना किसी हलचल के वेल्डेड लग रही थी। कियान वेई की आंखें भय से चमक उठीं। ये लिनफेंग किस प्रकार की ताकत है और वह इतना शक्तिशाली क्यों है? इस समय कियान वेई अब पहले की तरह अहंकारी नहीं थे और उनका दिल डर से भरा था। लिनफेंग ने अपना सिर उठाया, कियान वेई की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारी मां ने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो दिखावा मत करो? कुछ देर रुकने के बाद लिनफेंग को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, हाँ, हर किसी की मां नहीं होती। लिनफेंग के शब्दों ने कियान वेई को शर्मिंदा और क्रोधित कर दिया। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। लिनफेंग खेलना जारी नहीं रखने वाले थे। उन्होंने अपना बायां हाथ बढ़ाया, एक अवशिष्ट छवि बनाई और सीधे कियान वेई के चेहरे पर थप्पड़ मारा। स्नैप! तीसरी तीखी आवाज के साथ कियान वेई को फिर से थप्पड़ मार दिया गया और इस बार शायद लिनफेंग ने अधिक बल का प्रयोग किया। कियान वेई को लिनफेंग ने सीधे हवा में बेहोश कर दिया। बूम! तेज आवाज के साथ शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कियान वेई को थप्पड़ मारने के बाद लिनफेंग ने उसके थप्पड़ की ओर देखा। लिनफेंग को लगा कि उन्हें दूसरों को थप्पड़ मारने की भावना पसंद है और वह भविष्य में इसका अधिक उपयोग करेंगे। इस समय लीलिन की आकृति स्कूल के गेट पर दिखाई दी। जब उन्होंने देखा कि कियान वेई लिनफेंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे तो लीलिन पहले ही गुप्त रूप से प्रकट हो चुके थे। लीलिन बहुत गुस्से में थे। हुआंग वेई इतना भाग्यशाली क्यों था कि वह लिनफेंग जैसा अच्छा अंकुर खोदने में सक्षम था, जबकि उसके पास केवल कियान वेई जैसा बेकार पौधा था। लीलिन लिनफेंग से बहुत नाराज थे। इस बार कियान वेई को लिनफेंग के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए कहा गया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि लीलिन हुआंग वेई को शर्मिंदा करना चाहते थे। थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल के एक उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त हो गए और एक पद स्वाभाविक रूप से रिक्त था। उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार हुआंग वेई और लीलिन थे। हालांकि हुआंग वेई का पद लीलिन से ऊंचा था, लीलिन को थर्ड मार्शल आर्ट स्कूल के लिए एक जीनियस मिला जो कि कियान वेई है। ईमानदारी से कहूं तो मैं नवीनतम अपडेट से अवगत रहने के लिए किताबें पढ़ने, स्रोत बदलने और कई आवाजों के साथ जोर से पढ़ने का उपयोग कर रहा हूं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों उपलब्ध हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब तक कियान वेई तीसरे मार्शल आर्ट स्कूल के लिए जियांगन मार्शल आर्ट्स में एक स्थान जीत सकते हैं, तब तक लीलिन को उपाध्यक्ष का पद मिलने की संभावना है। अध्याय 40, ऊर्जा बिंदु प्राप्त करने का एक नया तरीका। जब लीलिन को पता चला कि हुआंग वेई को भी एक प्रतिभा मिल गई है जिसने उसकी अलौकिक शक्तियों को जागृत कर दिया है, तो वह पहले से ही इस योजना के साथ आया था। अनुशंसित पुस्तक वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उनके भतीजे कियान वेई को लिनफेंग पर हमला करने दें, लिनफेंग को हराने दें और अधिमानतः लिनफेंग को अपंग करने दें, ताकि हुआंग वेई की प्रतिष्ठा कम हो सके और लीलिन की प्रमुख बनने की उम्मीद अधिक हो जाएगी। मूल रूप से सब कुछ सही था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। कियान वेई हार गए और लीलिन ने वाइस प्रिंसिपल के लिए सौदेबाजी की चिप भी खो दी। लीलिन ने गुप्त रूप से अपने दिल में इससे नफरत की, लेकिन लीलिन को लगा कि हुआंग वेई की सांसें दूर नहीं थी और अगर उन्होंने कार्रवाई की तो भी उनके पास कोई मौका नहीं होगा। अंत में लीलिन केवल ठंडे स्वर में खर्राटे ले सकी और चली गई। लड़ाई के बाद लिनफेंग भी चले गए। घर वापस आकर लिनफेंग ने मार्शल आर्ट की 2 किताबें खोली और अध्ययन करना शुरू किया। 2 घंटे बाद लिनफेंग ने गुप्त किताब उसके हाथ में रख दी और अपने दर्द वाले सिर पर हाथ फेरा। लिनफेंग थोड़ा चिड़चिड़ा था। क्या उसे भविष्य में मार्शल आर्ट पढ़ना समाप्त करना होगा? यदि ऐसा होता तो उन्नत कौशल में शब्दों की संख्या के बारे में सोचते समय लिनफेंग का सिर और भी अधिक दुखता।
लिन फैंग के पास अब 20,000 से अधिक ऊर्जा बिंदु थे, इसलिए उन्होंने सीधे कौशल को उन्नत करना शुरू कर दिया। किंगयू बॉडी रिफाइनिंग स्किल 0/9 अपग्रेड करने के लिए 800 अनुभवन का आवश्यक है। डुआनलांग 10 शैलियाँ 0/7 अपग्रेड करने के लिए 500 अनुभवन का आवश्यक है। किंगयू बॉडी रिफाइनिंग कौशल डुआनलांग टेन स्टाइल से अधिक मजबूत है, इसलिए लिन फैंग ने किंगयू बॉडी रिफाइनिंग कौशल को अपग्रेड करने का विकल्प चुना। लिन फैंग को मार्शल आर्ट चालों की गति की ज्यादा परवाह नहीं थी और वह अभी भी दुश्मन को उड़ाने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का उपयोग करना पसंद करते थे। इसलिए लिन फैंग फैंसी चीगोंग सीखने में बहुत आलसी थे। मसल्स ही पुरुषों का रोमांस है। जैसे जैसे किंगयू बॉडी रिफाइनिंग स्किल को लगातार उन्नत किया गया, लिन फैंग की ताकत और मजबूत होती गई। लेकिन कुछ ही समय बाद लिन फैंग को अभ्यास बंद करना पड़ा क्योंकि उनकी ऊर्जा फिर से खत्म हो गई थी। बाधित होने की भावना ने लिन फैंग को बहुत दुखी कर दिया। किंगयू बॉडी रिफाइनिंग स्किल को केवल लेवल 5 तक अपग्रेड किया गया था और इसने लिन फैंग के सभी ऊर्जा बिंदुओं को खत्म कर दिया। स्तर 6 में अपग्रेड करने के लिए 5000 ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता है और अधिकतम स्तर पर अपग्रेड करने के लिए ये और भी अधिक होगा। ऊर्जा बिंदु कम से कम टिकाऊ होते जा रहे हैं, जिससे लिन फैंग चिंतित हो जाते हैं। लिन फैंग को लगता है कि उन्हें ऊर्जा अंक बढ़ाने के लिए और अधिक तरीके खोजने की जरूरत है। यह अभी भी संभव है और ऊर्जा बिंदु की खपत बहुत बड़ी नहीं है। जब बात के उन्नयन के लिए आवश्यक ऊर्जा बिंदुओं की भारी मात्रा पूरी हो जाती है तो लिन फैंग को अपने मुंह में थोड़ी कड़वाहट महसूस होती है। यदि हत्या अंत में है और राक्षस मारे गए हैं तो आप लिन फैंग को निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मारने नहीं दे सकते। अचानक लिन फैंग को अपने अंतरिक्ष रिंग में ज़ेग्युआन बोली की याद आई। मूल रूप से लिन फैंग ज़ेग्युआन बोली बेचने जा रहे थे जब उनके पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन अब लिन फैंग एक प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। ज़ेग्युआन गोली निकालो और उसके मुंह में डाल दो। गोली सीधे लिन फैंग के गले से होते हुए उनके शरीर में चली जाती है। बूम! लिन फैंग के शरीर में एक मजबूत और शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी, लेकिन अगले ही पल ये ऊर्जाएं तुरंत गायब हो जाती हैं। लिन फैंग स्तब्ध था, ये चला गया। हुआंग वेई ने किस प्रकार की ज़ेग्युआन गोली दी? यह नकली दवा नहीं हो सकती। लिन फैंग थोड़ा संदिग्ध है। 10,000 ऊर्जा अंक प्राप्त करने पर बधाई। अचानक अनुस्मारक ध्वनि ने लिन फैंग को वापस होश में ला दिया। क्या कोई नया रास्ता मिल गया है? हा, मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली हूँ। लिन फैंग बहुत खुश थी। एक नए तरीके से लिन फैंग को लगा कि उन्हें भविष्य में गोलियों पर अधिक ध्यान देना होगा। उत्साह लंबे समय तक नहीं रहा और लिन फैंग ने एक और समस्या के बारे में सोचा। गोलियां बहुत महंगी हैं, सचमुच बहुत महंगी। सबसे आम गोली कम से कम 100,000 क्रेडिट पॉइंट से शुरू होती है और युआन बढ़ाने वाले अंक जो लिन फैंग ने अभी लिए हैं 10 मिलियन क्रेडिट अंक खरीदने के लिए कोई जगह नहीं है। गरीबी ने लिन फैंग को शांत कर दिया। कोई रास्ता नहीं था, उसे कुछ पैसे कमाने के लिए शहर से बाहर जाने का रास्ता खोजना पड़ा। हालांकि लिन फैंग की मौजूदा ताकत के साथ वह कुछ व्यवसाय करके और कुछ तरकीबों का उपयोग करके बहुत सारा पैसा कमा सकता था, लेकिन तरकीबों से पैसा कमाना लिन फैंग के मूल्यों के अनुरूप नहीं है और व्यवसाय करना लिन फैंग के लिए बहुत परेशानी भरा है। मनुष्य को अपने हाथों से धन कमाना चाहिए। उन लोगों के लिए जो मौत की तलाश में उनके दरवाजे पर आए थे, लिन फैंग ने कहा कि वह इसे केवल अनिच्छा से स्वीकार कर सकते हैं। अध्याय 41 चेन वेन का बदला। अंकों का उपयोग कर लिया गया है और कौशल प्राप्त कर लिए गए हैं। लिन फैंग फिर से जंगल क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस बार जंगल क्षेत्र में जाने से पहले लिन फैंग ने पहले अपने उपकरणों को अपडेट करने की योजना बनाई है। पहला है इलास्टिक शॉर्ट्स, नहीं तो हर बार जब वह बदलता है तो उसके कपड़े फट जाते हैं, जो बहुत शर्मनाक होता है। हालांकि दुश्मन को हर बार पीट कर मार डाला जाता है, आखिरकार वह एक आधुनिक सभ्य व्यक्ति है, इसलिए उसे अभी भी तैयार रहना होगा। अनुशंसित किताबों का पीछा करना वास्तव में उपयोगी है, यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कपड़ों के अलावा लिन फैंग ने कुछ बारबेक्यू ग्रिल और एक बाथटब खरीदने की भी योजना बनाई है। लिन फैंग की वर्तमान अंगूठी काले वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा बनाई गई एक अंतरिक्ष अंगूठी है। ये दर्जनों वर्ग मीटर का है, जो सामान रखने के लिए काफी है। हालांकि स्पेस रिंग पर विशेष पैटर्न होते हैं, लेकिन इसे पहचाना जा सकता है। लेकिन लिन फैंग को कोई आपत्ति नहीं है और वह काले कपड़े पहने आदमी के साथियों के उसके पास आने के लिए उत्सुक है। काले वस्त्रधारी आदमी, जो सुअरों और कुत्तों से भी बदतर है, पर हथौड़ा मारकर उसे ऊर्जा बिंदु में बदल देना बिल्कुल सही है। जब लिन फैंग बाहर गए तो चेन वेन यांगचेंग के मध्य क्षेत्र में एक शानदार आंगन में बिस्तर पर लेटे हुए थे। डिंग डिंग डिंग, एक मोबाइल फोन की घंटी बजी। चेन वेन ने उसे उठाया और देखा कि यह उसके एक छोटे भाई का फोन था। इस कॉल को देखकर चेन वेन बहुत खुश हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फैंग के बारे में कोई खबर थी? लिन फैंग द्वारा पिटाई के बाद से चेन वेन फिर से स्कूल नहीं गए हैं। लिन फैंग, जिसे वह एक बकवास योद्धा मानता था, द्वारा पीटे जाने पर चेन वेन को लगा कि उसने अपना सारा चेहरा खो दिया है और उसके पास फिर से अध्ययन करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। बाद में लिन फैंग गायब हो गए और चेन वेन को लिन फैंग के बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि चेन वेन ने ऐसे ही हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक छोटे भाई से कहा कि वह लिन फैंग पर नजर रखें और जैसे ही कोई खबर मिले चेन वेन को फोन करें। लिन फैंग द्वारा इस तरह अपमानित होने के बाद चेन वेन को कैसे जाने दे सकते थे? लिन फैंग बिना किसी पृष्ठभूमि वाला एक साधारण व्यक्ति था। चेन वेन ने सोचा कि भले ही उसने लिन फैंग को मार डाला, लेकिन कोई भी लिन फैंग के लिए खड़ा नहीं होगा। हालांकि वह लिन फैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। चेन परिवार में चेनेओ क्यूई हाई के 8वें स्तर का योद्धा था, तो परिवार में कोई स्वामी कैसे नहीं हो सकता था। युवा मास्टर चेन, लिन फैंग अभी स्कूल लौटे हैं और अब वह फिर से चले गए हैं। उन्हें घर जाना चाहिए। फोन पर आवाज सुनकर चेन वेन बहुत खुश हुए। ठीक है लिन फैंग, तुम आखिरकार आ गए। इस बार मैं तुम्हें यह कामना करने जा रहा हूं कि तुम जीवित या मृत होते। चेनेओ अब लिन फैंग को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अंकल फू, मैं चाहता हूं कि आप किसी को मारने में मेरी मदद करें, चेन वेन ने कहा। अचानक चेन वेन के पास एक काली छाया दिखाई दी। मास्टर, मुझे नहीं पता कि आप किसे मारना चाहते हैं। यह अंकल फू चेन परिवार का गृहस्वामी है, जो क्यूई हाई के 6ठे स्तर का मास्टर है। चेनेओ के अलावा अंकल फू चेन परिवार में सबसे शक्तिशाली हैं। अंकल फू, मैं लिन फैंग को मारना चाहता हूँ। मेरा भाई लिन फैंग के हाथों मर गया। चेन वेन के शब्द जानलेवा थे। सुनने के बाद अंकल फू ने संकोच नहीं किया और सीधे कहा, कोई बात नहीं मास्टर। क्या आपको मास्टर को बताने की जरूरत है? नहीं, हम अभी चलेंगे। लिन फैंग अपने घर पर हैं। चेन वेन ने बोलना समाप्त करने के बाद दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी और गराज की ओर चले गए। आधे घंटे बाद चेन वेन और अंकल फू लिन फैंग के घर पहुंचे।
जोरदार आवाज के साथ लिन फैंग के घर का दरवाजा जबरन तोड़ दिया गया। जैसे ही वह लिन फैंग के घर में दाखिल हुआ, चेन वेन लिन फैंग का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी लिन फैंग का कोई पता नहीं चला। जब उसने पाया कि लिन फैंग गायब है तो चेन वेन क्रोधित हो गया। क्यों तुम घर पर रहकर आज्ञाकारी ढंग से मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? चेन वेन लिन फैंग के घर के सामान के बारे में बात करते रहे। कुछ देर आराम करने के बाद ये जानकर कि चेन वेन थक गया है, उसने बात करना बंद कर दिया। लिन फैंग वहां नहीं थे और चेन वेन लिन फैंग के घर पर इंतजार नहीं करने वाले थे। कौन जानता था कि लिन फैंग कब वापस आएंगे। जाने से पहले चेन वेन ने दीवार पर लिन फैंग और लिन फू की तस्वीर लटकी देखी। बैंग, लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। चेन वेन ने एक सोफे को लात मारकर गिरा दिया, दीवार पर लगे फोटो से टकराया और फोटो फ्रेम टूट गया। सब कुछ करने के बाद चेन वेन गुस्से में चले गए और फूबो बिना एक शब्द कहे चेन वेन का अनुसरण कर रहा है। अध्याय 42, मानव जीवन को बेकार समझना। अंत में सब कुछ खरीदने के बाद लिन फैंग खुशी से घर चले गए। जैसे ही वह नीचे आया, लिन फैंग का दिल अचानक उछल पड़ा। जब वह तीसरी मंजिल पर गया तो उसकी नजर टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी और वह चौंक गया। क्या कोई चोर घुस आया? हालांकि घर में कुछ भी मूल्यवान नहीं था, फिर भी लिन फैंग को इस घर की परवाह थी जिसकी उसने 10 साल से अधिक समय तक देखभाल की थी। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, सबसे पहली चीज जिस पर उसकी नजर गई वह था अस्त व्यस्त घर। जब उसने कोने में टूटी हुई तस्वीर देखी तो लिन फैंग के मन से जानलेवा इरादे फूट पड़े। ये तस्वीर लिन फैंग और उनके पिता की एकमात्र तस्वीर थी और लिन फैंग ने इसे बहुत पसंद किया। लेकिन अब किसी ने वास्तव में फोटो को इस तरह नष्ट कर दिया और लिन फैंग का जानलेवा इरादा और भी मजबूत हो गया। कौन मौत की तलाश में है? लिन फैंग ने पागलपन से सोचा। घर में चलते हुए लिन फैंग ने ध्यान से फोटो फ्रेम पर टूटे हुए कांच को हटा दिया और फिर ध्यान से इसे स्पेस रिंग में डाल दिया और अच्छी तरह से रख दिया। हालांकि केवल फोटो फ्रेम टूटा था और फोटो ठीक थी, लिन फैंग अब किसी को मारना चाहता था। अगर यह सिर्फ एक चोर होता जिसने फोटो तोड़ी तो लिन फैंग ज्यादा से ज्यादा उसे सबक सिखाता। लेकिन यह व्यवहार स्पष्ट रूप से बदला है और इसने लिन फैंग की सबसे कीमती चीजों को नष्ट कर दिया है, जिसने लिन फैंग के उल्टे पैमाने को छू लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, लिन फैंग के लिए वह पहले से ही एक मृत व्यक्ति है। इस समय लिन फैंग को अचानक याद आया कि समुदाय के प्रवेश द्वार पर निगरानी होनी चाहिए। ये कौन है ये जानने के लिए बस निगरानी पर नजर रखें। अपने जानलेवा इरादे को ध्यान में रखते हुए लिन फैंग ने हत्या करने की इच्छा का विरोध किया और समुदाय के प्रवेश द्वार पर गार्ड रूम में आ गया। नमस्कार, मैं इस समुदाय का मालिक हूँ। एक चोर मेरे घर में घुस आया, मैं निगरानी देखना चाहता हूँ। लिन फैंग ने खुद को अधिक मिलनसार बनाने की कोशिश की और आम लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे। ईमानदारी से कहूँ तो मैं हाल ही में नवीनतम अपडेट का पालन करने के लिए रीडिंग बुक्स का उपयोग कर रहा हूँ। स्रोत बदलना, कई आवाज़ों के साथ जोर से पढ़ना, एंड्रॉइड और एप्पल सभी उपलब्ध हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, निगरानी पर नजर रखें। क्या आप अपनी इच्छानुसार निगरानी पर नजर रख सकते हैं? सामुदायिक सुरक्षा गार्ड ने लिन फैंग को एक शिक्षक की तरह देखा। उसकी आंखें घूम गईं और उसने जानबूझकर चीजों को कठिन बना दिया। तो फिर मैं निगरानी कैसे देख सकता हूँ? लिन फैंग ने अपने जानलेवा इरादे को नियंत्रित करने की कोशिश की। क्यों तुम दुखी लग रहे हो? क्या तुम हमारे लिए परेशानी पैदा करना चाहते हो? भाइयों, बाहर आओ, यहाँ कोई परेशानी पैदा कर रहा है। जैसे ही आवाज गिरी, सुरक्षा गार्डों का एक समूह संतरी बॉक्स से बाहर आया और लिन फैंग को घेर लिया। लड़का, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अब भी निगरानी देखना चाहते हो? यहाँ रेंगो और मैं तुम्हें देखने दूंगा। प्रमुख सुरक्षा गार्ड अहंकारपूर्वक हंसा। मैं सिर्फ निगरानी देखना चाहता हूँ, आप इतनी बात क्यों कर रहे हैं? लिन फैंग ने अंततः खुद को दबाना बंद कर दिया और सुरक्षा गार्डों पर भारी पड़ते हुए लिन फैंग की ओर से एक मजबूत जानलेवा इरादा जारी किया गया। डोंट डोंट डोंट। लिन फैंग के जूते जमीन को छू गए जिससे तीखी आवाज आई। कदम दर कदम वह अग्रणी सुरक्षा गार्ड के सामने चला गया और अचानक उछलकर बाहर चला गया। हालांकि बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड लिन फैंग के हमले का सामना कैसे कर सकता था? उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया गया। दीवार में धन से सुरक्षा गार्ड के मुंह के कोने से लगातार बहते खून को देखकर अन्य सुरक्षा गार्डों के पतलून के पैर तुरंत गीले हो गए। ये समुदाय पुराना परिसर है और मूल रूप से कोई योद्धा वहां नहीं रहता है। वे आम लोगों को धमकाने के लिए शरीर शोधन अवधि में अपनी खेती का उपयोग कर रहे थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे लिन फैंग जैसे कठोर बोर्ड को लात मार देंगे। इसके अलावा उन्होंने कभी शहर भी नहीं छोड़ा था। वे लिन फैंग के जानलेवा इरादे से उत्पीड़ित थे जिसने बड़ी संख्या में अजीब जानवरों और मजबूत लोगों को मार डाला था। वे खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और अपने शरीर पर नियंत्रण खोने लगे। क्या मैं अब निगरानी देख सकता हूँ? लिन फैंग ने अपना मुंह खोला और अपने सफेद दांत दिखाए, लेकिन सुरक्षा गार्डों की नज़र में ये शैतान की मुस्कान थी। एक सुरक्षा गार्ड सीधे तौर पर लिन फैंग से डर गया था। दरअसल लिन फैंग को इन आम लोगों की परवाह नहीं थी, लेकिन बुद्ध में भी गुस्सा है और लिन फैंग का स्वभाव अच्छा नहीं है। पैमान से मित्रतापूर्ण ढंग से बात करना अच्छी बात है, लेकिन ये सुरक्षा गार्ड इससे भी आगे जाने का साहस करते हैं। मैंने कभी कुछ योद्धाओं को इन सामान्य लोगों के जीवन को घास के समान मानते नहीं देखा। यह अच्छा है कि शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करने के बाद लिन फैंग ने अपना मूल इरादा नहीं खोया। ये सोचकर लिन फैंग को भी समझ आ गया कि कुछ लोग मतलबी हैं और बस उनकी पिटाई कर देते हैं। अध्याय 43, विला जिले में हत्या। घृणा से भरे माहौल में लिन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि जमीन पर लेटे सुरक्षा गार्ड उसकी मदद करेंगे और उसने खुद ही निगरानी चालू कर दी। समय को फ्रेम दर फ्रेम पीछे दिखाया जा रहा था और लिन फैंग की आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने बूढ़े आदमी और जवान आदमी को स्क्रीन पर दिखाई दिया तो लिन फैंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्होंने चेन वेन को पहचान लिया था। चेन वेन, मेरे पास तुम्हें ढूंढने का समय नहीं है, तुम मौत की तलाश में हो। लिन फैंग का पहले से ही नियंत्रित हत्या का इरादा अनजाने में फिर से जारी हो गया। जमीन पर लेटे कई सुरक्षा गार्ड लिन फैंग से चौंक गए और फिर से बेहोश हो गए। जमीन पर पड़े सुरक्षा गार्डों को नजरअंदाज करते हुए लिन फैंग ने अपने पैरों पर लात मारी, सुरक्षा कक्ष को तोड़ दिया और जहां परिवार के स्थान पर चला गया। अनुशंसित, ज़ुइशु वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हालांकि यह शहर के केंद्र में है, इसे पहचानना बहुत आसान है क्योंकि यह एक विला क्षेत्र है। विला क्षेत्र के गेट पर पहुंचकर लिन फैंग सीधे आगे बढ़ गए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। विला क्षेत्र के सुरक्षा गार्डों ने अपने हथियार निकाल लिए और लिन फैंग को सतर्कता से देखा। क्या तुम मुझे रोकोगे? ऐसा कहने के बाद लिन फैंग की आभा बिना किसी आपत्ति के जारी हो गई। लिन फैंग की आभा को महसूस करते हुए सुरक्षा गार्ड को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई।
भूल जाओ, बेहतर होगा कि मैं इस तरह के ताकतवर आदमी के मामलों की परवाह न करूं। समय आने पर मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत रास्ता बना लिया। आगे बढ़ते हुए लिनफेंग एक विला में आए। चेन वेन, बाहर आओ और मर जाओ। लिनफेंग की आवाज़ सैकड़ों मीटर तक फैल गई और चेन वेन ने स्वाभाविक रूप से इसे सुना। दरवाजे की ओर दौड़ते हुए चेन वेन देखना चाहते थे कि चेन के घर में किसने गुंडागर्दी करने की हिम्मत की। जब उन्होंने लिनफेंग को देखा तो चेन वेन बहुत खुश हुए। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिला। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिनफेंग खुद दरवाजे पर आएंगे। लिनफेंग, तुम अपने आप मरने के लिए आती हो, ये वास्तव में अच्छा है, बुरा नहीं। चेन वेन हंसे, बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। चेन वेन, जिसने मेरे घर की दीवार पर लगी तस्वीर तोड़ दी? लिनफेंग ने धीमी आवाज में पूछा। जैसे जैसे दोनों बात कर रहे थे, अधिक से अधिक लोग चेन वेन के विला के दरवाजे की ओर देखने लगे। इस विला क्षेत्र में रहने वाले लोग कम से कम क्यूई हाई चरण से ऊपर के योद्धा हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि लड़ाई उन पर असर डालेगी। इसके अलावा चेनेओ आमतौर पर दबंग है और कई लोग चेनेओ से बहुत नाखुश हैं। हालांकि चेनेओ क्यूई हाई के 8वें स्तर की खेती के साथ शक्तिशाली है, इसलिए भले ही वे दुखी हों, वे केवल इसे सहन कर सकते हैं। अब वे देखते हैं कि कोई वास्तव में चेन परिवार के पास परेशानी खड़ी करने आ रहा है। ये देखकर वे सभी खुश होते हैं। हालांकि जब उन्होंने लिनफेंग का चेहरा देखा तो वह बहुत छोटा था, उसमें किस तरह की ताकत हो सकती थी। हालांकि उन्होंने लिनफेंग के साहस की प्रशंसा की, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि लिनफेंग चेनेओ के हाथों जीवित रह सकते हैं। लिनफेंग की बातें सुनकर चेन वेन खड़े होकर इसे स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उनके पीछे फूबो ने चेन वेन की हरकत को रोक दिया। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि लिनफेंग की ताकत उनकी ताकत से ज्यादा मजबूत होगी। फूबो को लिनफेंग से खतरा महसूस हुआ। नौजवान, चले जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फूबो चेन वेन से अलग है। यह विनम्र लगता है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि फूबो लिनफेंग को हराने के बारे में निश्चित नहीं है, अन्यथा लिनफेंग बहुत पहले ही मारा गया होता। अंकल फू, वह लिनफेंग है, आप उसे कैसे जाने दे सकते हैं? आप ठीक है। अंकल फू ने अपना हाथ लहराया और चेन वेन की बातों को बाधित किया। मेरे घर में फोटो किसने तोड़ी? लिनफेंग पास आते रहे, उनका स्वर उदास था। अंकल फू लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन लिनफेंग लड़ना चाहते थे। वह न केवल लड़ना चाहता था, लिनफेंग लोगों को मारना भी चाहता था। नौजवान, मैंने इसे तोड़ दिया, तुम क्या सोचते हो? अंकल फू ने देखा कि मामला शांति से हल नहीं हो सकता, इसलिए वह विनम्र नहीं रहे। तुमने पुरानी चीज तोड़ी थी, वह कौन सा हाथ था? लिनफेंग के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन हर कोई लिनफेंग की शांति के तहत क्रोध और जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। अध्याय 44। अंकल फू मर चुके हैं। लिनफेंग की हत्या के इरादे को महसूस करते हुए विला क्षेत्र के योद्धा बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये युवा प्रतिभा कौन है? ऐसी गति के साथ उसकी ताकत अच्छी होनी चाहिए। मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? हालांकि उन्हें लगा कि लिनफेंग बहुत खतरनाक थे। अंकल फू क्यूई हाई के छठे स्तर के एक मजबूत व्यक्ति के रूप में यांगचेंग में भी प्रसिद्ध थे। लिनफेंग द्वारा इस तरह के रवैये से अंकल फू भी गुस्से में थे। मैंने इसे अपने दाहिने हाथ से तोड़ा है। क्या जवान आदमी, क्या तुम अब भी मुझे परेशान करना चाहते हो? जैसे ही अंकल फू ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने देखा कि उनके सामने लिनफेंग का शरीर अचानक सूजने लगा और उनकी गति बढ़ने लगी। वैसे वर्तमान में किताबें पढ़ने और सुनने के लिए सबसे अच्छा ऐप नवीनतम संस्करण इंस्टॉल करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अंकल फू ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। लिनफेंग की गति बहुत मजबूत थी, चेनेओ से भी अधिक मजबूत, और अंकल फू इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। अंकल फू भ्रमित हो गए और हताश होकर पीछे हट गए। उसी समय अंकल फू अभी भी अपने दिल में चेन वेन को कोस रहे थे कि उन्होंने चेन परिवार के लिए इतना भयानक दुश्मन पैदा किया और ये दुश्मन बहुत छोटा था। अंकल फू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन लिनफेंग तेज थे। हाथ, जो अंकल फू के शरीर जितना मजबूत था, एक अवशिष्ट छाया में बदल गया और सभी की हैरान आंखों में उसने सीधे अंकल फू के दाहिने हाथ को पकड़ लिया। स्विश, अंकल फू का दाहिना हाथ सीधे लिनफेंग द्वारा फाड़ दिया गया था। लिनफेंग का हाथ अचानक टूट गया और तीव्र दर्द ने अंकल फू को पागल कर दिया और उनका दिल डर से भर गया। अंकल फू को समझ नहीं आया कि लिनफेंग इतने शक्तिशाली क्यों थे, जबकि वह सिर्फ मार्शल आर्ट के छात्र थे। तुम मुझे नहीं मार सकते, मालिक तुम्हें जाने नहीं देंगे। अंकल फू ने दहाड़ते हुए चेनेओ की प्रतिष्ठा से लिनफेंग को डराने की कोशिश की। लिनफेंग को यह भी नहीं पता था कि चेनेओ कौन था, और अगर वह उसे जानता भी था तो भी उसे कोई परवाह नहीं थी। चूंकि आपके हाथ बहुत सस्ते हैं, इसलिए उनका उपयोग न करें। अपने हाथ में टूटा हुआ हाथ फेंककर लिनफेंग मुस्कुराया। इस समय दर्शकों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। युद्ध शरीर अलौकिक शक्ति। एक व्यक्ति बुदबुदाया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, और चेन वेन पहले ही अपनी बुद्धि से डर गया था। यहाँ तक कि अंकल फू, जो क्यूई हाई के छठे स्तर पर थे, एक चाल से हार गए। चेन वेन को अपने दिल में पछतावा हुआ कि उसे लिनफेंग को क्यों परेशान करना पड़ा। अपना सेल फोन निकालकर चेन वेन ने कांपते हुए फोन किया। पिताजी, लिनफेंग हमें मारने के लिए यहाँ है। अंकल फू हार गए, पिताजी जल्दी वापस आओ। वेनर, रुको, मैं वापस आऊंगा। चेनेओ के बोलने के बाद वह विला क्षेत्र की ओर भागा। उसके शरीर पर जानलेवा इरादे उभरे हुए थे। लिनफेंग द्वारा अंकल फू की एक बांह को फाड़ने के बाद वह इसे खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। लिनफेंग के लिए वह तस्वीर सबसे कीमती स्मृति थी। यदि आप में ऐसा करने का साहस है तो आप अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए वापस जा सकते हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते, हमारा मालिक तुम्हें जाने नहीं देगा। अंकल फू ने लिनफेंग के जानलेवा इरादे को महसूस किया और जानते थे कि लिनफेंग वास्तव में उसे मारने जा रहा था, और वह अपने दिल में घबरा गया था। ये ठीक है, आप पहले नीचे जाएं और चैन परिवार के बाकी सदस्य जल्द ही आपका साथ देने के लिए नीचे जाएंगे। लिनफेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद अंकल फू के सिर पर कदम रखा और वह फट गया। अंकल फू से निपटने के बाद लिनफेंग ने चेन परिवार विला को देखा। जब लिनफेंग ने अंकल फू को हराया तो चेन वेन ने पहले ही भागना शुरू कर दिया था। लिनफेंग ने एक नज़र में चेन वेन को देखा। चेन वेन को पीछे की ओर भागते हुए देखकर लिनफेंग ने अपने पैर हिलाए और उसके हाथ से एक पत्थर छीन लिया। तोप के गोले की तरह वह चेन वेन की ओर दौड़ा। चेन वेन विला क्षेत्र से बाहर भागने वाला था और वह बहुत खुश था। जब तक वह बाहर रहेगा उसके पास जीवित रहने का मौका रहेगा। लेकिन अगले ही पल पत्थर सीधा चेन वेन की पीठ पर लगा और उनके सीने से निकल गया। खून से रंगे चेन वेन का शरीर लाल हो गया और चेन वेन ने अविश्वसनीय चेहरे से उसकी छाती के बड़े छेद को देखा। योद्धा की मजबूत जीवन शक्ति ने चेन वेन का समर्थन किया, जिससे चेन वेन की तुरंत मृत्यु नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद लिनफेंग चेन वेन के पीछे आए और मरणासन चेन वेन को उठा लिया। तुम भाग क्यों नहीं जाते? लिनफेंग का स्वर ठंडा था। लिनफेंग, तुम अच्छे से नहीं मरोगे। चेन वेन को पता था कि वह जीवित नहीं रह सकता और उसने अनिच्छा से शाप दिया।
लिन फेंग, तुम मर चुके हो, मेरे पिता तुम्हें जाने नहीं देंगे। अध्याय 45 सिटी गेट पर लड़ाई। लिन फेंग ने सीधे तौर पर चेन वेन को नहीं मारा। इसका कारण यह था कि चेन परिवार में एक और चेनेओ था। लोगों को मारने का मतलब उन सभी को मारना है और लिन फेंग कोई छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ना चाहता था। यामचेंग में क्यूई हाई के शिखर पर एक योद्धा से लड़ना असुविधाजनक है। चेन वेन का उल्लेख करते हुए लिन फेंग शहर से बाहर चले गए। चेनेओ को बताओ कि मैं शहर के बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ। एक संदेश छोड़ने के बाद लिन फेंग चेन वेन को ले गए और बिना पीछे देखे चले गए। 10 मिनट बाद चेनेओ विला क्षेत्र में पहुंचे। लिन फेंग, बाहर आओ और मर जाओ। अंकल फू के शरीर को देखकर चेनेओ दहाड़ने लगा। लिन फेंग ने कहा कि वह शहर के बाहर आपका इंतजार कर रहा था। एक योद्धा ने कांपते हुए कहा, और लिन फेंग पहले ही यामचेंग छोड़ चुके थे। वह नगर के बाहर समतल भूमि पर था। चेन वेन को नीचे रखकर लिन फेंग जमीन पर बैठ गए और चेनेओ के आने का इंतजार करने लगे। जब लिन फेंग ने सोचा कि चेनेओ नहीं आएगा, तभी शहर के गेट पर एक मजबूत व्यक्ति दिखाई दिया जो दूर से लिन फेंग को घूर रहा था। लिन फेंग, मेरे बेटे को जाने दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चेनेओ ने अपना गुस्सा दबाया और कहा। चेनेओ को अंततः आते देख लिन फेंग उठ खड़ा हुआ, उसके बट को तपतपाया और कहा, आखिरकार वह यहाँ है। मैंने सोचा था कि वह नहीं आएगा। अनुशंसित पुस्तक वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। यूरो, लिन फेंग, मेरे बेटे को जाने दो, मैं उसे अतीत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। चेनेओ ने मरते हुए चेनवेन को देखा और उसका जानलेवा इरादा और भी मजबूत हो गया। आप अभी भी उसे अतीत के लिए जिम्मेदार मानते हैं? क्या बात है, आप सभी को आज मरना होगा। लिन फेंग ने सीधे से युद्ध निकाय को सक्रिय किया। इसके बारे में बोलते हुए, मुझे आपके सबसे छोटे बेटे को धन्यवाद देना होगा, अन्यथा आज मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर पाता। धन्यवाद स्वरूप मैं आपके परिवार को एक पार्टी में भेजूंगा। लिन फेंग ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना हाथ बढ़ाया और युवानली की एक धारा हवा में फट गई और चेनवेन का शरीर सीधे फट गया। ये देखकर कि उसका इकलौता बेटा लिन फेंग के हाथों मर गया, चेनेओ की आंखें लाल हो गईं और दबे हुए जानलेवा इरादे ने हवा को थोड़ा विकृत कर दिया। लिन फेंग, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। चेनेओ लिन फेंग की ओर दौड़े। जब वह लिन फेंग से केवल कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर था, चेनेओ के शरीर पर एक लाल रोशनी दिखाई दी। उसने हवा से पकड़ लिया और युवानली द्वारा संघनित एक उग्रलाल हाथ लिन फेंग के सामने आया, जो सीधे लिन फेंग की ओर थाम रहा था। हाथ की गर्मी को महसूस करते हुए लिन फेंग की लड़ाई की भावना उच्च थी। इसे मेरे लिए तोड़ दो। लिन फेंग ने मुक्का मारा और उग्रलाल हाथ से जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ लिन फेंग द्वारा उग्रलाल हाथ को तोड़ दिया गया। युद्ध का परिणाम आसपास में फैल गया और जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे। क्यूई हाई के शिखर पर लड़ाई बहुत विनाशकारी है, यही वजह है कि लिन फेंग शहर के बाहर आ गए। लिन फेंग के मुके से अपनी जलती हुई हथेली को टूटा हुआ देखकर चेनेओ बहुत सदमे में था। चेनेओ को अभी लिन फेंग के मुके के युवानली उतार चढ़ाव का एहसास नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि लिन फेंग ने अपने शरीर की ताकत से उसकी मार्शल आर्ट को तोड़ दिया। भले ही लिन फेंग के पास जादुई शक्तियां हों, चेनेओ अभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि लिन फेंग की शारीरिक शक्ति इतनी मजबूत क्यों है। जलती हुई हथेली को मुके से तोड़ने के बाद लिन फेंग की लड़ने की भावना और भी मजबूत हो गई। फिर से आओ। लिन फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और चेनेओ की ओर बढ़े। यामचेंग के द्वार पर एक और आकृति दिखाई दी। हुआन वेई ने अपने आदमियों को ये कहते हुए सुना कि चेनेओ लिन फेंग का पीछा करने और उसे मारने के लिए शहर के द्वार पर गया था और जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन हुआन वेई को उम्मीद नहीं थी कि लिन फेंग की मौजूदा ताकत इतनी मजबूत थी कि वह चेनेओ, जो कि क्यूई हाई के 8वें स्तर पर था, से इस हद तक लड़ सकता था। हुआन वेई मूल रूप से इस लड़ाई को रोकना चाहते थे, लेकिन अब यह अनावश्यक लगता है। चेनेओ ने मार्शल आर्ट जारी रखा और युवानली हुआन वेई के बड़े हाथ लिन फेंग की ओर बढ़े और लिन फेंग का हर मुक्का एक ज्वलंत लाल बड़े हाथ को नष्ट कर सकता था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, लिन फेंग चेनेओ के और करीब आता जा रहा था। लगातार आगे बढ़ रहे लिन फेंग को देखकर चेनेओ का दिल निर्दयी हो गया और चेनेओ के हाथ में एक उग्रलाल भाला दिखाई दिया। बूम! भाले पर भारी ऊर्जा उमड़ी और इसने लिन फेंग की ओर भयंकर वार किया। अध्याय 46 चेनेओ की हत्या। अपनी ओर आते भाले को देखकर लिन फेंग बिल्कुल भी नहीं डरे। जलता हुआ खून, जलता हुआ। लिन फेंग के शरीर से अचानक भारी मात्रा में ऊर्जा निकली और लिन फेंग ने उग्रलाल भाले पर जोर से मुक्का मारा। अनुशंसित पुस्तक वास्तव में उपयोगी है, इसे यहाँ डाउनलोड करें, हर कोई इसे जल्दी से आजमा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पूर्ण विस्फोट के तहत लिन फेंग का मुक्का पहले ही क्यूई हाई क्षेत्र की सीमा को तोड़ चुका था। चेनेओ की हैरान आंखों में उग्रलाल भाला लिन फेंग की शक्ति का सामना नहीं कर सका और हवा में विस्फोट हो गया। मेरी जान बख्श दो। मैं चेनेओ भयभीत होकर बोलना चाहता था, लेकिन चेनेओ कुछ नहीं कह सका। लिन फेंग की मूर्ति आ गई। लिन फेंग की मूर्ति के नीचे चेनेओ विस्फोट हो गया। अंततः चेन परिवार के सभी लोग ठीक हो गए। सारा खून और क्यूई एक साथ जलाकर लिन फेंग ऐसा नहीं कर सका। उसकी आंखें काली हो गईं और वह गिर पड़ा। हुआन वेई ने जब यह दृश्य देखा तो चौंक गए और लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन हुआन वेई के आने से पहले लिन फेंग फिर से पुनर्जीवित हो गए, ऊर्जा और भावना से भरपूर। ये देखकर कि लिन फेंग को कुछ